अपनी स्थिति मजबूत न की होती तो परिणाम अराजकता और जनता का शासन हो सकता था। धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित करने में उन शासकों की भूमिका रही थी। व्यावसायिक क्रांति को वाणिज्यवादी पद्धति में रूपांतरण इसी शासकों द्वारा दी गई ताकि आर्थिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। निष्कर्षतः यूरोप के राष्ट्रीय राज्य के उद्योग में संयोग की अपेक्षा महत्वाकांक्षी शासकों की भूमिका अधिक और महत्वपूर्ण थी। देखिए, जिस किसी ने भी लिखा है उनकी भाषा प्रवाह अच्छी है, एक्सप्रेशन क्षमता अच्छी है, कंटेंट भी उनके पास है, लेकिन अभी चूंकि आरंभ का है थोड़ा इसमें सुधार चाहिए। जैसे संयोग को आपने स्पष्ट किया, ऊपर में एक दो पंक्ति में संयोग पर लिखिए। आपने संयोग में केवल सामंतवाद के पतन को संयोग माना, पुनर्जागरण भी तो संयोग है। तो संयोग वहां पर कई फैक्टर है, व्यावसायिक क्रांति संयोग, पुनर्जागरण संयोग है, धर्म सुधार आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड, सामंतवाद का पतन संयोग है, लेकिन जो राजतंत्र उसका फायदा उठा रहा है वह डिजाइन है, मतलब वो प्रयास है। उसी प्रकार से व्यावसायिक क्रांति संयोग है, परंतु वाणिज्यवाद वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है मोनार्की के लिए। तो वो कंटेंट से जुड़ जाता तो सोने में सुहागा हो जाता। दूसरी बात है कि निष्कर्ष आपने दिया कि राष्ट्रीय राज्य के उद्यम संयुक्त के प्रथम महत्वाकांक्षी शासकों की भूमिका रही है, तो उसमें जैसे निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है, होना भी यही निष्कर्ष चाहिए। इस उदाहरण व्याख्या भी दिया हुआ है, लेकिन जो उदाहरण कुछ और आना चाहिए। मतलब निष्कर्ष खींचने में आपने थोड़ी जल्दबाजी, कंटेंट थोड़ा सा इसमें और आना चाहिए। लेकिन आप जो भी लिखे हो, इसने लिखा है, इसको सामने आते तो बढ़िया रहता। अच्छा राइटिंग है, मतलब आई बस अच्छा एक्सप्रेशन है, कंटेंट भी कुल मिलाकर बढ़िया है। आई नहीं, अच्छा, जिस बच्चे ने लिखा है ज्ञान की खिड़की खुलने लगी और घूंघट भी हटने लगा। भौतिक जुगाली भी कर रहे हैं, पाचन में भी सुधार दिख रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत इनकरेज किया हमें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट ऑन। अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को पूरा किया, विश्लेषण करो। देखते हैं क्या आप लोगों ने इस प्रश्न को कल ट्राई किया था क्या? अमेरिकी गृह युद्ध ने, इसी प्रश्न को मैं आधार बना के आपको डिजाइन कर देता हूं कि इसमें और कुछ जुड़ना चाहिए तो बता देता हूं, अगर इसमें जो लिखा हुआ है पर्याप्त है तो भी बता देता हूं। जैसे देखिए, एक्चुअली उत्तर कोई भी 100% आप मुझे ही लिखने के लिए कहेंगे और 5 दिनों के बाद लिखने के लिए कहेंगे तो हो सकता है एक पॉइंट कोई हट जाए, एक नया पॉइंट जुड़ जाए। मतलब पहली बात तो हम लोग मन में ठान लेते हैं कि इसमें फुल प्रूफ मेथड, मतलब कोई अपने को कमजोर ना फील करे। जैसे समय बीतेगा तो समय बीतने के साथ वो खुद हो जाएगा। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं। मैं आपके लिए इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आपसे बुकिश नॉलेज एक्वायर करेंगे, मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं कि उस बुक को आप छोड़ देंगे और आप अपने दिमाग से उसको लिखेंगे। उसमें बुकिश पॉइंट नहीं होगा, हो सकता है 1-2 पॉइंट न्यूज़पेपर का भी आ जाए, 1 पॉइंट इधर का भी आ जाए, 1 पॉइंट आपने जीवन में आपने दूसरे विषय पढ़ा है उससे भी एग्जाम्पल आ जाए। जब उस तरह का जब विविधता आपकी सोच में आ जाएगी तो फिर यूपीएससी में क्वेश्चन छूटे न, मतलब छूटने का मतलब है कि एक तो हो सकता है कि गति के कारण क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन कभी भी आपका क्वेश्चन इसलिए नहीं छूटेगा कि आप उस क्वेश्चन को लिख नहीं पा रहे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में मजबूरी हो, जो पूछते हैं उसका जवाब देना होता है। मेंस के क्वेश्चन में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है कि हम जो देते हैं वो उनको लेना पड़ता है। सही दे या गलत दे, वो डिपेंड करता है, हम जो चाहें उसको दे सकते हैं। जैसे उसमें अच्छी पुस्तकें अगर हमने कहीं देखी है तो उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। अगर हमने कोई अच्छा आर्टिकल देखा है, जैसे अब न्यू कॉलोनियलिज्म आप लोग पढ़ो, मतलब आप लोग उपनिवेशवाद पढ़ोगे, आप न्यू कॉलोनियलिज्म का
एरा है। तो अभी जो लिटरेचर पे जो नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें अब्दुल रज़ाक को ऑथर है, वो पूरा न्यू कॉलोनियलिज्म पर ही लिखा है अपने पूरे लाइफ, और उसी को मिला है नोबेल प्राइज। तो अब उसको इस बार जैसे अगर उस पर लिख देना होगा, एक अमिताभ घोष की बुक आई है न्यू कॉलोनियलिज्म, बहुत शानदार बुक, तो वो सब एक दो बुक बता दिया करेंगे आप लोगों को, कहीं अगर देना है न्यू कॉलोनियलिज्म, ऑथर का रेफरेंस दे दिया, अगर उसका रेफरेंस दे दिया, उसका नाम ले लिया, उस बुक के बारे में थोड़ी, तो उससे परीक्षक को लगता है कि यार ये सब जो स्टफ है, ये सब स्टफ है, आंख कान खुला रखता है, दिन और दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर रखता है। तुम में से कई लोग तो कल बता भी रहे थे टर्की उर्की की पॉलिसी के ऊपर, तो ये करंट में वो सब भी काम आ जाता है इसमें। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भाग में रहने वाले लोगों के मध्य कई बातों पर पारस्परिक मतभेद थे, और इन्हीं मतभेद के चलते उनके बीच 1861 ईस्वी में जो संघर्ष हुआ वो अमेरिका के गृह युद्ध के नाम से जाना गया। अब जैसे इतने शब्द आपने दिए, ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं। जैसे अमेरिकी गृहयुद्ध ने अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को पूरा किया, विश्लेषण करो। मतलब एक मैं सार्वजनिक किसका प्रश्न है मैं नहीं जानता, आप भी लेट डाउन फील मत करना, इसी बहाने मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना बताता हूं कि अमेरिकी गृहयुद्ध ने अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को पूरा किया, विश्लेषण करो। ओके, तो विश्लेषण करना है तो करिए। अमेरिका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में रहने वाले लोगों के मध्य कई बातों पर पारस्परिक मतभेद थे, और इन्हीं मतभेद के चलते उनके बीच 1861 ईस्वी में जो संघर्ष हुआ वो अमेरिका के गृहयुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वह उसी तरह की बात होगी, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन प्रश्न की डिमांड के अनुकूल नहीं। आपने यहां बताया कि गृहयुद्ध किसे करते, इंट्रोडक्शन, अब वो से पूछ रहा है अधूरे एजेंडे को पूरा किया, तो आपका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसे जब भाषित, समझ रहे हो, आपको यह नहीं लिखना चाहिए कि अमेरिकी गृहयुद्ध क्या था, उसको क्या परिचय करवा रहे हो। जैसे उसी तरह की बात हुई कि पूछते हैं कि फ्रांस की क्रांति जितना उससे परिवर्तन की उम्मीद की जा रही थी उससे बहुत कम परिवर्तन किया, क्या आप सहमत हैं? तो आप कहोगे कि फ्रांस की क्रांति 1789 में घटित हुई, और इसका कारण यह था। वो तो क्वेश्चन, वो तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना। इंट्रोडक्शन हो जो इस प्रश्न को एड्रेस करे, तो कहोगे भाई ये इंट्रोडक्शन, इस प्रश्न को कौन सा इंट्रोडक्शन एड्रेस कर रहा है, तो मैं उदाहरण बताता हूं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को पूरा किया। इसी विध्वंसात्मक घटना का इतना रचनात्मक प्रभाव, हो सकता है इसका ज्वलंत उदाहरण है, अमेरिकी गृहयुद्ध। इसका ज्वलंत उदाहरण है अमेरिकी गृहयुद्ध। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिखो तो सिर्फ
इसलिए कि हम लिखवा रहे हैं इसलिए लिखो। आप स्वयं कन्विंस हो ये पंक्ति अच्छी पंक्ति है। विध्वंसात्मक घटना का रचनात्मक प्रभाव का मतलब समझे आप लोग? कितने लोगों ने समझे? ओहो, ये तो हमारे आपके भी संवाद में ही व्यवधान है। मैंने एक घटना बताई थी, किसी के मुख पर एक तमाचा जर के मारा और कान खुल गया, कहानी बताई थी कि नहीं? ऑनलाइन में बताई थी, ऑफलाइन में नहीं बताई। ओके ओके ठीक है, बता ही डालता हूं अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक बार बताइए, अमेरिकी गृहयुद्ध अच्छी बात है? अमेरिकी मतलब गृहयुद्ध अच्छी घटना थी या खराब घटना थी? एक बात बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश मुक्ति हुई, फिर मतलब उपनिवेश स्वतंत्र हुए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ लोग मरे, 6 करोड़। तो अच्छी घटना है। परिणाम अच्छे नहीं, परिणाम अच्छे होने का मतलब यह है कि किसी के लिए परिणाम अच्छा हुआ, किसी के लिए बुरा भी तो हुआ। जो मरे उनके लिए बुरा तो हुआ, इतने रक्तपात हुई, इतनी हिंसा हुई, उनके बिना भी तो मुक्ति हो सकती थी। तो अमेरिकी गृह युद्ध तो अपने आप में बुरी घटना है ना, 6 लाख लोग मरे उसमें। अमेरिकी युद्ध कैसे अच्छा होगा, लेकिन यूएसए का लक इतना अच्छा था कि उसका फायदा मिल गया। अब्राहम लिंकन ने जितना बड़ा रिस्क लिया था, अगर हार जाता उत्तरी अमेरिकी राज्य तो क्या होता? सोचो, युद्ध हार भी तो सकता था, नंबर 1। नंबर 2, अगर यूरोपीय शक्तियां हस्तक्षेप कर देती दक्षिण अमेरिकी राज्यों की ओर से, बंटवा देती तो क्या हो सकता था? अब्राहम लिंकन ही था जिसने कहा कि आंतरिक मामला है, गृहयुद्ध है, इसको आप बाहर की तरफ मत दौड़ाइए। यह इतना खूबसूरत पंक्ति तुम्हारी समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी विध्वंसात्मक घटना का रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक का मतलब है अच्छा प्रभाव। सर्जरी होती है तो डॉक्टर चीरते हैं, ब्लड निकालते हैं, लेकिन जो सर्जरी और ब्लड निकलता है उसका हमारा अंग स्वस्थ बनकर आता है, तो रचनात्मक प्रभाव है। ऑपरेशन अच्छा नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में लोग डरते डरते जाते हैं, घर वाले आंसू बहा के विदा करते हैं, लेकिन इसलिए करना पड़ता है कि उसको। तो इसलिए विध्वंसात्मक घटना का रचनात्मक प्रभाव तुम लोगों ने समझा मैं क्या करना चाहता। अब दूसरी पंक्ति आप लिख देते, अर्थात अगर अमेरिकी क्रांति ने अमेरिकी क्रांति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, तो अमेरिकी गृहयुद्ध ने उसे स्वस्थ एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, यहाँ स्वस्थ एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। ये थेसिस लाइन है। इस थेसिस लाइन को नीचे इंपॉर्टेंट शब्द को, लाइन को हमने अंडरलाइन कर। अधूरा एजेंडा कैसे पूरा हो रहा है देख रहा है। वो स्वतंत्र बना तो इसको स्वस्थ और शक्तिशाली बनाया। तो अधूरा को पूरा किया, मतलब स्वतंत्र था परंतु स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं था, इसने स्वस्थ और शक्तिशाली बनाया। अब ये क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला इंट्रोडक्शन और थेसिस है। वह जो थेसिस था वो समय सब संख्या पूरा करने वाला था, जो बता रहा था कि यह घटना हुई, इसको हम अमेरिकी गृहयुद्ध कहते हैं। आपसे नहीं पूछ रहा है कि इसे क्या कहते हैं, ऐसा पूछता तो आप कहते अमेरिकी गृहयुद्ध कहते हैं। आपसे पूछ रहा है अधूरे एजेंडे को, अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को पूरा किया, तो पहला इंट्रोडक्शन आपने सटीक दिया। इतना मात्र पढ़ने से परीक्षक आपकी कॉपी को निकाल कर अलग है। ये हुई आईएएस वाली कॉपी, समझ रहे हो? सिर्फ ये लाइन पढ़ने से उसको आपकी क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई, इतने मात्र से। अब इसके बाद जो आपकी राइटिंग होगी, वह राइटिंग इसके सपोर्ट में शक्तिशाली किन किन कारणों से बना। तो जैसे द्रोणाचार्य पेड़ को दिखा रहे थे एक पक्षी को, सारे शिष्यों को, तो किसी को टहनी दिख रही थी, किसी पेड़ की टहनी, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को पक्षी दिख रहे थे और इनको पक्षी की आंख दिख रही थी। तो मैं कहूंगा शक्तिशाली किस किस रूप में बनाया। तो किसी को सिर्फ इतना ध्यान आएगा कि दासों पर स्वतंत्रता लागू हो गई, दूसरे को यह भी ध्यान आएगा
कि आर्थिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका बटा हुआ था जो एकीकृत हो गया। तीसरे को यह भी ध्यान आएगा कि अमेरिकी संघ मजबूत हुआ, क्योंकि अब तक राज्य संप्रभुता की अवधारणा दी जाती थी। इसने सिद्ध कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अगर राज्य अविभाज्य है तो संघ भी अविभाज्य, अर्थात राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकता। समझ रहे हो? फिर अमेरिका अपने उद्योगों को सुरक्षा दे सका और अमेरिका में औद्योगिकरण का विस्तार हुआ, यातायात और संचार विकसित हुए और आने वाले समय में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित हुई। यह है बुकलेट 1870 से 1970 के बीच। लेकिन अब उसमें आपको कितना 40 शब्द आपने निकाला और 110 शब्द में इतनी सारी बातें लिखनी है तो आपकी भाषा में अभिव्यक्ति चाहिए। अब तक चेहरा इसलिए नहीं लटकना चाहिए, मैं नहीं लिख पा रहा, इतनी जल्दी लिख पाते और सौदा इतना सस्ता होता तो आप हमसे क्यों पढ़ने आते? दिक्कत है तब तो हमसे पढ़ने के लिए, तो हमें अपना काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा, हो जाए। आप हर एक प्रश्न के बाद यह उम्मीद करेंगे कि हम पीठ थपथपाए कहें जब आपका काम पूरा हो गया, जाइए घर जाइए, शादी करिए, घर बसाइए, यह होने वाला नहीं। अभी मैं यही कहूँगा, मेहनत करिए, जद्दोजहद करिए, उठा पटक करिए, अभी आपको इसमें काम करना है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि जल्दी आश्रम जो विद्यार्थी का आश्रम है समाप्त हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, इसमें वक्त लगेगा थोड़ा सा। अब इसमें दूसरा आगे उसने दिया कि यही बात की जाए अमेरिकी क्रांति की, तो वह मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक है, जिसने मानव इतिहास की धारा को नई विचारों का मूल्य में बदल दिया। हालांकि उनका अधूरे दृष्टिगोचर हुई, जैसे दास प्रथा की समाप्ति नहीं हुई, दास प्रथा विद्यमान थी। ये क्या कर दिया? ये तो डेटा ही गलत कर दिया ना। अर्थव्यवस्था का अंत तो संविधान के 13वें संविधान संशोधन में तीसरा हो गया, 13वें करवाया था। 14वें और 15वें में नागरिक और अधिकार मिले, आर्थिक असमानता विद्यमान थी, सामाजिक समता और गतिशीलता में वृद्धि नहीं हुई थी। अब देखो कर रहे हो विश्लेषण और कर दिया आलोचनात्मक परीक्षा। उसने कहा था विश्लेषण कीजिए, आपने कर दिया आलोचनात्मक परीक्षा। जब आप उसकी सीमा क्यों दिखाई? सीमा से पूछ रहा था मुद्दा सूचना दवा क्यों? आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे, किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखेंगे, बच्चे जियो बच्चों 60 वर्ष के बाद तुम मर ही जाओगे, तो वहां केक की उम्मीद तो नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर कहा गया था, ये बहुत कॉमन चीज है। मेरी एक स्टूडेंट थे महाराष्ट्र कैडर में भी IAS, उसने हमने दिया था कि लेनिन की भूमिका का महत्व बताइए ऑफ वाले क्लास, मैं भूल गया था। उसके बाद उसने सीमाएं लिख दी, तो हमने शायद उसको क्लास में कह दिया था कि भाई तुम जाते हो किसी की बर्थडे की पार्टी में, वहां पर मातम करने लगोगे तो कैसा लगे। फिर बाद में उसने क्वालिफाई किया, 58 रैंक आया था UPSC में, और उसमें 55 सीटें थी IAS की, तो वहां पर भी उसका अलग साथ दे दिया। उसमें जो सबसे टॉप रैंकर था उसने IPS ले लिया था, 17वां रैंकर था उसने IPS ले लिया था, तो हो गए। और 42वां रैंकर मेरा ये स्टूडेंट था N12 से जो भी DCP है सिविल लाइंस में, उसने भी IPS ले लिया था, 42 रैंक पर था, और टोटल 55 IAS की सीट थी। अब इसका IRS मिल जाता, क्योंकि IPS इसमें भरा नहीं हुआ था, सीधा IAS IRS, लेकिन 3 हटे तुरंत इसको IAS में महाराष्ट्र में। ये भी लक की बात होती है। तो उसने क्वालिफाई किया तो क्लास में बच्चों को एड्रेस करे, तो उसने क्लास में कहा कि एक बार हमने ऐसे लिखा, तो सबने कहा कि भाई आप मैयत किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो और मैयत बनाओगे, तो मुझे याद आया कि शायद मैंने कहा। अब कैन इमेजिन दैट किसी क्वालिफाइड से बीके में IAS ने उसने भी गलती की थी कि जहां उसको उसका योगदान दिखाना था, इसलिए मैंने जो आपको मॉडल आंसर दिया ना उसमें मैंने दे दिया है कि एक टॉपिक स्टेटमेंट होता है, दूसरा डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्टरी आपको बताती है कि आपके उत्तर की दिशा क्या है। ओके, तो बस वही क्यों ध्यान रखना है कि उत्तर की दिशा क्या हो। ये जो है ना वो आउट ऑफ मार्क हो गया, ये इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने की जरूरत है, अभी गलतियां तो करो, यू आर हैविंग द राइट टू कमिट मिस्टेक्स, आपकी गलतियों का स्वागत है, मुझे कोई इसमें चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। शुरू में यही होता है, आपने कलम उठा लिया, आपने लिखा, आपने प्रयास किया, हम उतना मात्र से गदगद हो गए। अब गलतियां आपसे होंगी, हम सही करेंगे उसको। अब इसके बाद जैसे तुमको ये विचार को पुष्ट करने के जो पॉइंट चाहिए मैंने बताया दिमाग में आ जाए, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर दोगे कि स्वतंत्रता अब दासों पर भी लागू, क्योंकि दास व्यवस्था का उन्मूलन हो गया और दासों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, तो एक बिंदु ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरे कि अमेरिकी पूंजीवाद की प्रगति हुई, क्योंकि अमेरिका आर्थिक रूप से बटा हुआ था, दक्षिण में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, उत्तर में उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था, तो संयुक्त अमेरिका का आर्थिक एकीकरण हो गया। नीचे दोगे कि अब अमेरिकी सरकार अपने उद्योगों को संरक्षण दे सकती थी, इस कारण अमेरिकी पूंजीवाद की प्रगति हुई और आने वाले समय में संयुक्त अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में होगा। और चौथा दोगे कि अमेरिकी संविधान पुनर्परिभाषित हुआ कि अगर राज्य अविभाज्य है तो संघ भी अविभाज्य है, यानी राज्य को संघ से पृथक होता है। तो अमेरिकी संविधान में पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हुआ। अब नीचे निष्कर्ष की बात आएगी तो इस लाइन को आप रिपीट नहीं करोगे, कहोगे इस प्रकार ऐसा मान सकते हैं कि अमेरिकी गृहयुद्ध संयुक्त अमेरिका के लिए एक प्रकार की सर्जरी सिद्ध हुई, जिसने उसकी बीमारी को दूर कर उसे स्वस्थ हुआ। ऐसे उत्तर पड़े दिमाग में इमेज बना, कुछ हाँ कुछ ना, कुछ तो बोल। तो अब यही 4 पॉइंट तुम लोग अपने घर पर जाके लिख लेना, नहीं तो भूल जाओ, याद रहेगा। अगर भूलोगे तो मेरा बुकलेट खोलोगे तो वहां पर तुमको पॉइंट मिल जाएगा, उसको कम शब्दों में और काउंट करके देखना। जैसे 150 शब्द है तो 170, 75, 80 तक हो जाए तो ठीक, उससे ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, अमेरिकी क्रांति के अमेरिकी एजेंडे को पूरा किया, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो तुम्हें कहीं दिया, अब तुम मुझे आगे बढ़ जाने दो, एक दिन में एक प्रश्न कर दूंगा। यस मोहम्मद जुबैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही जुड़ाली आपने सीखी, मेरी खुशी किसी बड़ी बात कुछ नहीं है। तुमने विश्व कोश किया, विश्व कोश, पहले तो इस कोश शब्द गलत है, उसको कोश करिए, ताला पेशा मुद्दा निशान ले लीजिए। इस कोश का मतलब धन होता है, जो मुद्दा निशान। हाँ एक जगह पर हो गया है मुद्दा निशान, गलती हुई है, उसमें थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि आप उसको सुधार देंगे। यहाँ पर ये शब्द दीजिएगा, इस कोश में ना ये शब्द होगा, ये ताला पेशा, ये मुद्दा निशान, ये शब्द। विश्व कोश का अर्थ क्या? विश्व कोश बुक का नाम, इंसाइक्लोपीडिया अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको विश्व कोश बोलते हैं, वो नाम है। उसमें उसने बहुत तरह की चीजें डाली है दी। तो चलिए अब कल हम
हम लोग जहां थे वहां से आगे बढ़ गया। ये तो फ्रांस की क्रांति बन तत्कालिक हम लोग चर्चा करी थी, डिस्कस किया था कि नहीं किया था, कर लिया। हाँ तो बच्चा लिखिए, लिखिए। अब एसी की समस्या, ये तो हमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। एसी का प्रॉब्लम होता है, ठंडा लगता है और बंद करने पर गर्मी लगती है। कल आपने बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व किया इस एसी, है ना, गर्मी भी नहीं लगी थी और ठंडा भी नहीं लगा था, पीछे लोग भी परेशान है, तो कुछ वैसा ही एक बीच का रास्ता निकाले। और ये 2-3 दिन जब क्लास जितने दिन चली है ना, तो इसको एसी उतना ही पर फिक्स कर दीजिए क्लास में, मतलब कम एसी चलाइए ताकि दिक्कत ही ना। तो लिखिए कलम उठाइए, लिखिए। तो क्या लिखा आपने? हाँ लिखिए, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो चुकी थी। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो चुकी थी, संकटग्रस्त हो चुकी थी, संकटग्रस्त हो चुकी थी तथा विभिन्न वित्तीय विशेषज्ञों का एकमात्र सुझाव यह था कि कर के आधार का विस्तार किया जाए। कर के आधार का विस्तार किया जाए। एकमात्र सुझाव यह था कि कर के आधार का विस्तार किया जाए। परंतु कुलीन इस मुद्दे पर किसी प्रकार का इस मुद्दे पर कुलीन वर्ग कर दीजिए। कुलीन वर्ग इस मुद्दे पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। कुलीन वर्ग इस मुद्दे पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। इस मुद्दे पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस के अपदस्थ पार्लियामेंट क्या 1624 में उसको अपदस्थ कर दिया गया था ना, मतलब उसको डिजॉल्व नहीं हुआ था, वो एनिमेटेड सस्पेंशन में था। तो अंग्रेजी का शब्द है एनिमेटेड सस्पेंशन, लेकिन अब हिंदी में मुझे अपदस्थ शब्द ही उचित लगा, मैंने कर दिया उसका अनुवाद अपने मन से। उसके अपदस्थ पार्लियामेंट स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने की घोषणा की। स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाए जाने की घोषणा की। स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाए जाने की घोषणा की। देखिए, हाँ, 175 वर्षों के पश्चात 175 वर्षों के पश्चात 75 वर्षों के पश्चात इसकी बैठक बुलाए जाने की घोषणा का अर्थ था कि क्रांति की शक्तियों के समक्ष राजतंत्र लगभग समर्पण कर चुका था। क्रांति की शक्तियों के समक्ष राजतंत्र लगभग समर्पण कर चुका था। क्रांति की शक्तियों के समक्ष राजतंत्र लगभग समर्पण कर चुका था। पार्लियामेंट मैंने आपको कल कहानी में बताई थी, कल क्लास में मैंने कहानी में आपको बताई थी, याद होगा कि जैसे ब्रिटेन में, मैंने कारण भी बताया था, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट था उसी प्रकार से फ्रांस में स्टेट जनरल था। और मैंने आपको ये कहानी बताई थी कि एक्चुअली ब्रिटेन में पार्लियामेंट को दबाया नहीं जा सका। इसकी वजह भी बताई थी। इंग्लिश चैनल से ब्रिटेन अलग है, दिमाग में आ रहा है कुछ? वो सेना नहीं बना सकते थे, नौसेना बना सकते थे। फ्रांस के जो शासक है महाद्वीपीय राजनीति में होते, तो सेना उसी बहाने अपनी सेना को बहुत ज्यादा तैयार कर लेते और कोई भी विद्रोह होता तो सैनिकों के सहारे दबा देते। तो मैंने बताया था कि तो लुई 13वां के समय रिशलू प्रधानमंत्री था, उसी ने 1624 में स्टेट जनरल की बैठक को अपदस्थ कर दिया था। उसकी बैठक कहा, जैसे पार्लियामेंट का कोई बैठक ना बोला, जैसे सूडान में हुआ टेक ओवर हुआ, क्योंकि टेक ओवर ही था, क्या पार्लियामेंट की बैठक नहीं होगी जो निर्णय लेगा और राजतंत्र लेगा। तो आप इसी पर अमल करते हुए पिछले 175 वर्षों से चल रहे थे। लेकिन अगर आपने फिर कहा कि नहीं, पार्लियामेंट को अपदस्थ पार्लियामेंट को हम फिर दोबारा लागू करके उसी में निर्णय लेते हैं, इसका मतलब है कि आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बल पर केवल टैक्स को लागू कर सके। और एक बार आप थोड़ा झुके तो इस तरह के जो निरंकुश शासक होते हैं वो शेर की सवारी पर चढ़े हुए होते हैं। जिस दिन सवारी से उतरते हैं उसी दिन शेर खा जाता है। तो इस तरह के डिक्टेटर जिसमें सिस्टम को लूजिंग करता है उसी समय वो चला जाता है। वही बात हुआ, सिस्टम को जिस समय इसने लूज किया, इसका मतलब है कि समर्पण कर दिया, इसको लगा कि हमसे केस नहीं समझेगा, तो विभिन्न वर्गों की आकांक्षाएं बढ़ गई। अब स्टेट जनरल का मुद्दा आपको स्पष्ट हुआ। इसी को कहते हैं कि स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्षों के बाद हुआ। पैराग्राफ चेंज करें और लिखिए, इस घोषणा ने
विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया, विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया, विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया, आकांक्षाओं को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तथा वे फ्रांसीसी सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। फ्रांसीसी सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा, फ्रांसीसी सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे, आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। ओके, यहां तक आपने देखा। अब इसी लिखिए, स्टेट जनरल में कुल 3 सदन थे। स्टेट जनरल में कुल 3 सदन थे। 3 सदन, जैसे पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में 2 सदन, 3 सदन थे। एक सदन में पादरी वर्ग का प्रतिनिधित्व था। एक सदन में पादरी वर्ग का प्रतिनिधित्व था, दूसरे में कुलीन और तीसरे में जनसामान्य। देखिए, हाँ, जनसामान्य लिखिए कि हाँ, देखिए, हाँ, देखिए। अब स्टेट जनरल की बैठक में स्टेट जनरल की बैठक में इस मुद्दे पर मतभेद उभर कर आया। इस मुद्दे पर मतभेद उभर कर आया कि मतदान किस प्रकार हो, सदन के बहुमत के आधार पर निर्णय हो, सदन के बहुमत के आधार पर निर्णय हो या सामूहिक रूप में मतदान हो। इस विषय पर किसी प्रकार का निर्णय न होने के कारण वार्ता टूट गई तथा क्रांति की परिस्थितियां निर्मित हो गई। अब जरा सा 1 मिनट आप लोग रुकेंगे। देखिए, घटना कुछ इस तरह की हुई। मान लीजिए ये 3 चैम्बर, लेकिन फिर कहेंगे हम लोग को जनसामान्य में डाल देते हैं। सही से शुरू करते हैं। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन और तृतीय स्टेट जनसामान्य। तो इसमें था कि 3 सदन थे। अब बैठक तो 175 वर्षों पहले हुई थी। उस समय का फ्रांस की सोसाइटी का कंपोजिशन बहुत अलग था। कुलीन और पादरी भी हावी थे और राजतंत्र की मुख्य लड़ाई समय कुलीन और पादरी वर्ग से चला था। अब तो घटनाक्रम बदल चुका है, तुमको याद है जब दोस्त दुश्मन और दुश्मन कुछ समय के लिए कॉम्प्रोमाइज अपना प्रबोधन के काल में राजतंत्र कुलीन वर्ग और चर्च के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाया और फिर मध्य वर्ग उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में निकल पड़े। तो अब दिक्कत यह है कि 175 वर्ष पूर्व वाला मध्य वर्ग नहीं है। यह मध्य वर्ग है बहुत असर्टिव, उसका आधार भी व्यापक हो चुका है, उसके पास आर्थिक संसाधन भी अधिक आ चुके हैं, उसकी महत्वाकांक्षा भी काफी बढ़ गई है। तो पहले जो वोटिंग होती थी उसमें होता यह था कि सदन के आधार पर अलग अलग सदन, प्रत्येक सदन में अलग अलग वोटिंग होती थी और फिर जो सदन निर्णय लेता था उस निर्णय को तीनों सदन के बीच अलग अलग अपना वोटिंग हुई और फिर वो जो 2 सदन तय करता था वही तय होता था सदन के बहुमत के आधार पर कि जो 2 सदन का निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो वैसे में तो आप कह सकते हो कि थर्ड स्टेट के जो प्रतिनिधित्व मध्य वर्ग कर रहे थे वो तो अस्थायी रूप से बिल्कुल ही वो अलाभप्रद स्थिति में थे, उनकी स्थिति कमजोर थी, क्योंकि किसी भी स्थिति में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग इन दोनों के बीच सहमति बन जाती और थर्ड स्टेट अलग अलग पड़ जाती। मेरी बात में तो पहुंच रही है कि नहीं? मैं समझ रही हो, आप लोग समझ रहे इस बात कि अगर देखो सदन के बहुमत के आधार पर निर्णय होता तो 2 सदन मिल जाते, पादरी वर्ग वाला सदन और कुलीन वर्ग वाला सदन, और दोनों सदन के आपस में सहमति बनती और थर्ड स्टेट वाला सदन तो हार जाता। तो थर्ड स्टेट में क्या था, वो जो आपका तीसरा सदन था उसके जो प्रतिनिधि थे वो लगभग प्रथम सदन और द्वितीय सदन मतलब पादरी और कुलीन के प्रतिनिधि मिलाकर जितने थे उतने बराबर प्रतिनिधि तृतीय सदन में थे। और फिर इस तृतीय सदन में मध्य वर्ग को विश्वास था कि एक बार जब फुली वोटिंग आरंभ होगी तो पादरी और कुलीन वर्ग के भी जो कुछ प्रगतिशील तत्व है तो प्रगतिशील तत्व क्रॉस वोटिंग करेंगे। क्रॉस वोटिंग मतलब हमारे पास में 10 से 10-20 वोटिंग कर देंगे और सामूहिक वोटिंग होगी तो हम बहुमत में चले आएंगे। सदन के आधार पर वोटिंग होगी तो हम हार जाए। हार गए, क्लियर हुआ? तो जब यह जिद करने लगे, एसर्ट करने लगे तो कुलीन और पादरी विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह पहले सदन के आधार पर मतदान होता था उसी आधार पर होगा। बात नहीं बन सकी तो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि जब बात नहीं बन सकी और उन्होंने जब दबाव डाला तो मोनार्क को कुछ खड़ा होकर निर्णय लेना चाहिए था। अब मोनार्क की मजबूरी क्या थी? वो जान रहा था कि अगर हम सामूहिक वोटिंग करवा देंगे मतलब तीनों स्टेट का ज्वाइंट वोटिंग करवा देंगे तो इसका मतलब है कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का विशेषाधिकार आज समाप्त हो जाए, क्योंकि सत्ता आ जाएगी थर्ड स्टेट के हाथों में, यानी मध्य वर्ग के हाथों में।
तो उसके हाथ में सत्ता आ जाएगी, इनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। और इस बात को जानता था कि हम सभी एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। राजतंत्र के भी कुछ विशेषाधिकार है, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार है, पादी वर्ग के विशेषाधिकार है। तो राजतंत्र और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार अगर जाएंगे तो हमारे विशेषाधिकार भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मध्य वर्ग के प्रतिनिधि तो पहले ही संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रहे थे। संवैधानिक राजतंत्र समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? अब पूरा प्रबोधन पढ़ने के बाद अगर संवैधानिक राजतंत्र नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? आप जरूर समझ रहे हो संवैधानिक राजतंत्र, या उसी के लिए दूसरा शब्द जॉन लॉक ने कहा सीमित राजतंत्र। सीमित राजतंत्र का मतलब है कि राजतंत्र को विधानमंडल के परामर्श से काम करना चाहिए। तो वह विधानमंडल सार्वत्रिक बस मताधिकार पर चुना हुआ होना चाहिए या सीमित मताधिकार करके? सीमित क्यों? सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में रहे, सत्ता मध्य वर्ग से निम्न वर्ग तक ना जाए, यही प्रयास था, यही हुआ। अब जब राजतंत्र भी डर रहा है, उसको लग रहा है कि यार जब ये दोनों जाएंगे तो फिर इनका मनोबल और बढ़ेगा, हमें कहेंगे कि भाई आप अपनी शक्ति को छोड़िए और विधानमंडल के सहारे काम करिए। और फ्रांस के जो शासक थे वो निरंकुश शासक होते थे और वह निरंकुश ढंग से काम करने के लिए अनुकूलित थे। उनका तो उनकी आदत थी कि वो विधानमंडल को हमेशा विधानमंडल के बिना शासन करते थे। तो मोनार्की ने भी एक थोड़ा मतलब इनका मध्य वर्ग का साथ नहीं किया, उल्टा उसने क्या कि उधर से अपने जो अंगरक्षक है पुलिस उसको भेजकर कहा कि इसको बंद कर दो और सारे प्रतिनिधियों को, मतलब दूसरे प्रतिनिधि अब जाते थे तो रात में थोड़ा घर जाते थे, कल तो आए तो देखा कि उधर पूरा लॉक है, उसके अंदर प्रवेश नहीं गुंजाइश, क्योंकि पहले इसके अंदर ही बैठक थी स्टेट जनरल। तो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि समझ गए कि अब मोनार्की का नियत खराब हो गई है और वो चाह रहा है कि इसको हम इस बैठक को ही समाप्त करें। बस थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि को तो एक बार आकांक्षा जब गई कि मानने वाले नहीं थे, तो सामने टेनिस कोर्ट की सभा में चले गए। टेनिस कोर्ट, जहाँ टेनिस खेले जाते हैं, तो वहीं चले गए और टेनिस कोर्ट में जाकर शपथ ली कि हम तभी यहाँ से हटेंगे जब फ्रांस का नया संविधान बनाए। उसको कहते हैं टेनिस कोर्ट सभा। अब देखो कितना यहाँ पर आप मेंटली अलर्ट। अमेरिकी क्रांति में तुमने देखा था कि मध्य वर्ग ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। मध्य वर्ग को अच्छे से मैनेज करने की वजह यह थी कि अमेरिकी क्रांति में मध्य वर्ग वर्चस्व बनाए रखा, निम्न वर्ग ने थोड़ा सा निम्न वर्ग को मुनाया, थोड़ा सा सिर उठाया, लेकिन मध्य वर्ग ने बड़ी चालाकी से उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। वहाँ मध्य वर्ग बहुत सस्ता सौदा किया। इसलिए आपने देखा कि अमेरिकी क्रांति में वैसा कोई बड़ा परिवर्तन हुआ भी नहीं, हर कुछ अच्छे से निपट गया, एक संविधान भी बन गया, सारी कुछ। फ्रांस की क्रांति में अब देखेंगे, अभी टेनिस कोर्ट सभा में गए, उन्होंने शपथ ली तो आखिर मध्य वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? कुछ सौ प्रतिनिधि जाकर बैठे। उधर से जब देखा मोनार्क ने कि टेनिस कोर्ट सभा में चले गए हैं और ये लोग बिल्कुल हटने की स्थिति में नहीं है और वहां पर अपना पृथक संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद दो चार दिन जब वहां रुके तो कुछ समय के बाद यहां से उसने आर्मी और पुलिस को भेजा कि खाली करवा टेनिस को। अब आर्मी और पुलिस जाती और डंडे मार के खाली करवा दे तो फ्रांस की क्रांति उसी समय उसकी भ्रूण हत्या हो जाती। क्रांति समाप्त, मध्य वर्ग पिटाई खाते अपनी अपनी जगह पर लौट जाते। और वैसे भी वो मध्य वर्ग बहुत उग्र मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ये होते हैं, तो उतने बड़े बलिदान देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये सब जो घटनाक्रम, स्टेट जनरल की बैठक, मध्य वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग, थर्ड स्टेट तो बाहर थे। थर्ड स्टेट में जो कॉमन पीपल जो थे, निम्न वर्ग के लोग तो बाहर थे, तो निम्न वर्ग के प्रतिनिधियों को आने की अनुमति उसमें नहीं थी। लेकिन टेनिस कोर्ट में तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। पैलेस में तो केवल मध्य वर्ग के प्रतिनिधि बैठ सकते थे और वही निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। ये सूचना जिसी समय मिली, पेरिस में फैली, आग जंगल की आग की तरह फ्रांस में फैली। उधर पेरिस से दस्तकार मतलब जिसको वो तो कारीगर, श्रमिक, छोटे छोटे श्रमिक और कारीगर, और उधर से फ्रांस में ये सूचना फैली तो फ्रांस से किसान, एक फ्रांस का लोकगीत था, उसमें उसको मार्सलेज बोलते थे, मार्सलेज गाते हुए पेरिस की तरफ दौड़े। मैंने लगा ऐसा कि पूरा माहौल बदल गया, सभी लोगों में एक जागृति आ गई कि चलो बड़े भैया को बचाना है। मैंने बड़े भैया मतलब मध्य वर्ग। जब वहां से वो दौड़े और आए और आकर टेनिस कोर्ट सभा को घेर लिया, तो जब तक पुलिस और आर्मी पहुंची तब तक वहां पर हजारों की संख्या में किसान और कारीगर घेर चुके थे, एक भीड़ घेर चुकी थी टेनिस कोर्ट सभा में। अब उनको वहां से हटाने का मतलब था ओपन फायरिंग होती जिसमें बहुत कैजुअलिटी होती। उतनी कैजुअलिटी अगर लुई 14वां होता तो कर, वो बहुत ऑटोक्रेटिक था, लेकिन लुई 16वां इसमें उतना दमखम नहीं। क्या कर आर्मी ऑफिसर ने कहा कि दे आर सिटिंग देयर, दे आर नॉट रेडी टू वैकेट द प्लेस। तो उसने कहा देन लेट देम सिट देयर। क्रांति घटित हो गई। अब क्रांति घटित हो गई तो अब क्या करना, क्या करना आगे, घटनाक्रम कैसे करवटें बदलना है। और घटनाक्रम जैसे जैसे करवटें बदलेगा वैसे वैसे ही क्रांति का स्वरूप बदलेगा। ये अमेरिकी क्रांति की तरह ऐसा नहीं है कि एक बार हुई और फॉरेन गवर्नमेंट गए और फिर आपस में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ लेकिन संविधान बना लिया। यहाँ मध्य वर्ग है और मध्य वर्ग के साथ निम्न वर्ग अपने नेतृत्व के लिए मध्य वर्ग की तरफ देखा। क्रांति आगे बढ़नी है, फ्रांस में व्यवस्था होनी है, लेकिन आपको तय करना है कि क्या मध्य वर्ग और निम्न वर्ग का हित एक है या अलग अलग। तो कॉम्प्रोमाइज कैसे हो। अभी तक तो निम्न वर्ग को मध्य वर्ग की चालाकी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है कि बड़े भैया जा रहे हैं तो अपने लिए भी रियायत लेंगे और हमारे लिए। लेकिन जब उन्हें अपने बड़े भैया की इंटेंशन का पता चलेगा तो क्या उनकी जो निष्ठा है जो अभी है वही रह जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इसी के आधार पर क्रांति के विभिन्न चरण निर्धारित करें। क्रांति के विभिन्न चरण, संवैधानिक राजतंत्र, the stage of constitutional monarchy, the stage of
द फीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसका टाइम पीरियड है 1789 टू 92 और वर्गीय समीकरण है, वर्गीय समीकरण है नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में, नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में, परंतु मध्यवर्गीय नेतृत्व पर, मध्यवर्गीय नेतृत्व पर निम्न वर्ग का दबाव, निम्न वर्ग का दबाव, मध्यवर्गीय नेतृत्व पर निम्न वर्ग का दबाव, दबाव। अब इसमें बस तो 3-4 घटना आपके केवल ध्यान रखना। सामंतवाद का अंत, सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789। सामंतवाद का अंत हो गया, सामंतवाद का अंत हो गया तथा फ्रांस स्वतंत्र किसानों का देश बन गया, स्वतंत्र किसानों का देश बन गया, देश बन गया। दूसरा, व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789। तीसरा है फ्रांस का नया संविधान, फ्रांस का नया संविधान 1791, सीमित मताधिकार के आधार पर सीमित मताधिकार के आधार पर व्यवहारिक रूप में, अब इसको पहले देखिए। आपको देखना यह है कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग दोनों के हितों में टकराव है। मध्य वर्ग चाहता है संवैधानिक राजतंत्र, मध्य वर्ग चाहता है राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो निम्न वर्ग आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है आर्थिक समानता होनी चाहिए, संपत्ति का विभाजन होनी चाहिए, सबको काम के अधिकार, भोजन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, जीवन की मूलभूत सुविधाएं, ये सभी व्यक्ति को मुहैया होना चाहिए। तो आर्थिक और सामाजिक अधिकार का मतलब होता है, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आर्थिक और सामाजिक समानता। यह तो मध्य वर्ग के एजेंडा में ही नहीं। इस क्रांति के मध्य, इस चरण में आप देखेंगे नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में है। मध्य वर्ग ने नेतृत्व को पकड़ा, तो नेतृत्व को मध्य वर्ग ने पकड़ के रखा अपने नियंत्रण में, लेकिन उस पर निम्न वर्ग का प्रभाव था। क्योंकि देखोगे जब क्रांति की शुरुआत हुई तो पेरिस की भीड़, मॉब, उसको मॉब ऑफ पेरिस कहते हैं, पेरिस की भीड़, मतलब जो फ्रांस के किसान हैं और पेरिस के दस्तकार हैं, उनको समग्र रूप में कहा जाता है पेरिस की भीड़। और पेरिस की भीड़ तैयार होकर पीछे पीछे चल रहे थे, और जो संविधान सभा है उस पर पेरिस की भीड़ का दबाव था। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल नामक स्थान पर एक सरकारी जेल खाना था, पहले जेल खाना था, अब उसमें 7 ही कैदी बच गए थे, और वहां पर उसी के बदल में सरकार का हथियारों का खजाना था। पेरिस की भीड़ ने उसको लूट लिया, जेल को तोड़ दिया, कैदियों को जो 7 कैदियों को भगा दिया। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि राजतंत्र का एक तरह से पतन हो गया, उसकी मोनार्क के निरंकुशता का अवसान हो गया। तो उसकी आंखों के सामने इतनी बड़ी घटना यह मध्य वर्ग नहीं कर सकता था, निम्न वर्ग के दबाव नहीं संभव। फिर 4 अगस्त 1789 को संविधान सभा, मैं आपको बताना चाहता कि जो टेनिस कोर्ट में गठित हुई थी उसका नाम दिया गया था राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। क्योंकि 20 जुलाई को इसने अपने आप को, जो टेनिस कोर्ट में जो बैठे हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने 20 जुलाई को घोषित कर दिया था कि हम इस देश के एकमात्र संसद हैं। तो अपने आप को देश का एकमात्र संसद घोषित कर दिया। इसका मतलब हुआ कि हम नेशनल असेंबली, हम राष्ट्रीय सभा है। उन्हें अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय सभा होने के साथ साथ ये संविधान सभा के रूप में भी काम कर रहे थे। संविधान सभा मतलब यही संविधान बनाने का काम जैसे हमारी संविधान सभा कर रही थी, यही राष्ट्रीय सभा संविधान सभा का भी काम कर रही थी। निम्न वर्ग का दबाव था कि मध्य वर्ग अपने हाथों में नियंत्रण बनाए हुए था। अब सामंतवाद का अंत होना, ये तो मध्य वर्ग के हित में भी था क्या, क्योंकि सामंतवादी कुलीन और सामंतों की शक्ति थी, तो मध्य वर्ग को भी कष्ट पहुंचा रही थी। तो
राष्ट्रीय असेंबली, उधर किसान जहां तहां गांव में जमींदारों की भूमि पर हमला कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। तो अंत में यह बात हुई कि ठीक है, अब सामंतवाद का अंत कर दिया जाए, और 4 अगस्त 1789 को सामंतवाद का अंत कर दिया गया। अब देखिए, उसमें भी दिलचस्प तथ्य है कि कहा जाता है कोई सामंत था, वो थोड़ा ज्यादा जोशीला और अपने महकमों में बेपेंद के लोटा के नाम से जाना जाता था, कब किधर उधर जाकर पता करना मुश्किल है। वो खड़ा होकर कहा कि हम किसानों के पक्ष में अपने सामंत के अधिकारों का परित्याग करते हैं। सामंत के अधिकार में उसमें क्या क्या सामंत बच गए थे, जैसे देखो राजनीतिक रूप में तो सामंतों का पतन हो चुका था, लेकिन उनके कुछ आर्थिक विशेषाधिकार अभी बचे हुए थे। जैसे किसानों से उपहार लेते थे, टैक्स देते थे, बेगार लेते थे, टैक्स भी लेते थे, फिर वे टैक्स से मुक्त थे, उन पर कर नहीं लगाया जा सकता था, उनको कुछ न्यायिक अधिकार भी थे। तो इन सबको अंत करने की घोषणा करती उस असेंबली। अब किसानों पर इस सामंतों का जोर नहीं था, तो फ्रांस बिकेम अ नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पीजेंट्री। अब वह स्वतंत्र किसानों का देश बन गया। यह एक अचीवमेंट है इसका, दैट इज अ ग्रेटर अचीवमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तुम कहोगे इस पर मध्य वर्ग ने चालाकी कहाँ की, तो मध्य वर्ग ने थोड़ी चालाकी यह की कि अपनी निजी संपत्ति को बने रहने दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब सामंतों का जो भूमि संपदा थी अपने अंतर्गत, उनकी अपनी जिसको इंडियन लैंड तक जो खुद जोते थे, वो उनको रहने दिया। या नहीं बात उनकी जमीन छीन के किसानों में बांट दिया गया, निर्णय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? टेक्निकल पहलू को समझते हो? ये कहावत सुनी है, जिसका खुद का घर शीशे का हो, दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। तो पूरे मध्य वर्ग का धंधा तो निजी संपत्ति पर ही चलता था, तो निजी संपत्ति को कैसे समाप्त होने देते? अब 26 अगस्त को नागरिक और मानव अधिकारों की घोषणा, नागरिक और पुरुष अधिकारों की घोषणा हुई। इस घोषणा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आप कहोगे इस घोषणा में नयापन क्या है? इससे पहले ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आ चुका था, फिर 1689 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल ऑफ राइट्स लाया था, अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों ने भी मानव अधिकारों की घोषणा की थी। तो यह सब कुछ तो पहले से चला आ रहा था। तो फ्रांस की क्रांति और मानव की घोषणा का विशेषता क्या? विशेषता यह है कि रूसों की सामान्य इच्छा की अवधारणा से प्रेरित है। रूसों का सामान्य इच्छा जनरल बिल जो मैंने आपको बताया है कि संप्रभुता जन सामान्य में निवास करता है, तो जो जन संप्रभुता की अवधारणा है उसके आलोक में मानव अधिकारों की घोषणा। इसलिए कहा जाता है कि मानव अधिकारों की घोषणा का व्यापक महत्व है। इसका दृष्टिकोण भी सार्वभौमिक है, तो फ्रांस के बारे में नहीं है, संपूर्ण विश्व और यूरोप के बारे में इसका वैश्विक संदर्भ। दूसरी बात है कि इस मानव और व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की घोषणा का प्रभाव 19वीं सदी के यूरोपीय संविधान पर देखोगे। 19वीं सदी में जो उदारवादी विचारधारा आएगी, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि उदारवादी विचारधारा क्या है, तो यह मैं आगे आपको बताऊंगा। 19वीं सेंचुरी में नेक्स्ट टॉपिक उदारवाद और राष्ट्रवाद आएगा, तो वहां स्पष्ट करूंगा उदारवादी विचारधारा इस ये जो पुरुष और नागरिक अधिकार है उसकी घोषणा से बहुत हद तक प्रेरित है। लेकिन अब फिर उसके अंदर जाकर उस घोषणा को देखिए, आपने देखा है उस पर मध्य वर्ग का प्रभाव है, निम्न वर्ग का प्रभाव कैसे? ये देखो, ये क्रिटिकल आइडियाज, ये हर जगह क्रिटिकल आइडियाज आपको काम आए। यदि क्लास इंटरेस्ट तो हर जगह, सबका साथ सबका विकास, उस सब में कौन है? सबका साथ सबका विकास पर मन लुभावन ना रहा है, उसमें सब है। तो जब कहते हो पुरुष और नागरिक, तो पहले तो पुरुष अधिकारों की घोषणा करते हो, महिलाओं क्यों नहीं? क्या इसी पर एक आप उलंपा तो बुझे महिला। अब समय आ गया है, अगर आपके पास वक्त है, वक्त की आपको कमी रहती है, आप बहुत बिजी लोग, वो ढंग से अध्ययन सामग्री पढ़ ले तो उसी में अनुग्रहित हो जाता। पुस्तक बताने की हिम्मत ही नहीं, पुस्तक नहीं, एनसीईआरटी में कहूँ एक चैप्टर बता दूँ तो आप लोग सहज स्वीकार करोगे, इन दोनों को पढ़ पाओगे पक्का। तो कल कक्षा 9 की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति, उसको देखना। कक्षा 9 एनसीईआरटी पार्ट 1 वाले में आप देखो, उसका पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, उसको देख सकूँ तो देख लेना। लेकिन कल तो मेरा होमवर्क दूसरा भी हो जाए, तो मेरे होमवर्क के साथ अगर प्राथमिकता देंगे तो मेरे होमवर्क को प्राथमिकता दो, उसको तुम पूरे के रूप में पढ़ोगे। क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो क्लास में दिक्कत हो जाएगी आपको भी और मुझे, इसलिए मेरा होमवर्क आपको देखना ही देखना, तो मैं आपको पेजेज बता दूंगा। तो यह बात को समझ में आ गई। तो वहां पर क्या है कि मानव और व्यक्ति के अधिकार, जो पुरुष और व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा, उसके उसमें देखो क्या क्या है। उसमें है अधिकार में मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, मनमानी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, हैबिट कॉर्पस रहेगा। ये नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार करके बंद करके रख लिया, ऐसा पहले होता था, उसको लेकर डिक्टेचर में मुनाद करते थे। तो मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, निजी संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार किसके लिए उपयोगी है? मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के? मध्य वर्ग की। तो विधि के समक्ष समानता, मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के? विधि के समक्ष समानता किसके लिए? और अगर निम्न वर्ग कहेगा कि देखो हमें समानता नहीं चाहिए, हमको थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो क्या कहो? हम कमजोर वर्ग हैं, हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए। मध्य वर्ग हमेशा कहता है कि हम सभी बराबर अधिकार। निम्न वर्ग कहेगा नहीं, हमें थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हम बहुत पीड़ित हैं, हमारे पास बहुत कम। अब मध्य वर्ग कहेगा राइट ऑफ प्राइवेसी। किसी पत्थर फोड़ते हुए मजदूर को कहोगे झोंका किनारे, सड़क किनारे लगा के बैठा हुआ है, ओपन डेफिकेशन में जाता है बाहर कहीं टॉयलेट, उसकी महिलाएं बाहर में स्नान करती है, कोई उसके पास बाथरूम नहीं है, घर नहीं है। अब तो राइट टू प्राइवेसी, जानते हो तुम राइट टू प्राइवेसी नहीं, तो हमारी लाइफ में प्राइवेट क्या है कि राइट टू प्राइवेसी नहीं। तो विधि के समक्ष समानता जैसे जो बड़े बड़े शब्द हैं, मध्य वर्ग उसके माध्यम से निम्न वर्ग को ठगते हैं, ये बेवकूफ बनाने का जरिया है। आपका जो फंडामेंटल राइट्स, उस पर किसका प्रभाव? मध्य वर्ग का प्रभाव। डायरेक्टिव तो उस पर निम्न वर्ग का प्रभाव, उसको रख दिया गया नॉन इन्फोर्सेबल और इसको कर दिया इन्फोर्सेबल। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर किसका प्रभाव? मध्य वर्ग का। संविधान सभा में बैठे हुए लोग तो बड़ी चालाकी से प्रॉपर्टी क्लास के हित को बचाए। जहां तक पंडित नेहरू का सवाल है, उनकी रुचि पूंजीवादी थी और उनकी कल्पना फिल्म का समाजवादी थी। वह चाहते थे कि गरीबों का कल्याण, लेकिन अमीरों को दबाना नहीं चाहिए। जो टॉलस्टॉय ने
वॉर एंड पीस में कैरेक्टर के बारे में लिखा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कंधे पर बैठा हुआ जा रहा था, उस पर चाबुक भी चला रहा था, तेज तेज चलने के लिए दबाव डाल रहा था, जो कंधे पर भी लेकर जा रहा था वो हाँफ रहा था, लेकिन ये कहा था जल्दी चल, तेजी से निकल। और लेकिन रास्ते में जितने लोग मिलते थे उन सबको आश्वस्त करता था कि देखिए मुझे इसकी स्थिति पर बड़ी दया है, इसकी स्थिति सुधरे इसके लिए मैं हर संभव प्रयत्न करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है, मैं इसके कंधे से उतर नहीं सकता। तो वही हाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का। रुचि थी, आनंद भवन में पले थे, लंदन में शिक्षा हुई थी, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, इलाहाबाद के रईस थे, लंदन से कभी कपड़े उनके धूल कराते थे। He was born with a silver spoon with his mouth। उनको कहा जाता है कि अंतिम अंग्रेज थे भारत में जिन्होंने शासन किया, लेकिन अपने भाव में समाजवादी, भाव में समाजवादी थे, मतलब उनकी कल्पना में समाजवाद। तो बड़ा अजीब था उनका स्थिति, खुद भी नहीं जानते थे जीवन में क्या चाहते। इसलिए नेहरूवादी मॉडल भी उतना ही कंफ्यूज मॉडल सिद्ध हुआ जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपनी सोच समाजवाद और पूंजीवाद के बीच बटा हुआ। तो मतलब विधि के समक्ष समानता, मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, संपत्ति का अधिकार, ये सभी जितने अधिकार थे मध्य वर्ग के थे। लेकिन क्या उसमें शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, भोजन का अधिकार ये शामिल था? नहीं ना, इसमें निम्न वर्ग का संघ और संगठन बनाने तक का भी अधिकार नहीं था। निम्न वर्ग अपना संघ और संगठन भी नहीं बना सकते थे। तो कुल मिलाकर मध्य वर्ग की डिग्री रही, 92 तक सभी कुछ एमिकेबली सेटल हो गया। लेकिन अब छोटे भैया का मोह भंग बड़े भैया के पास। 91 में नया संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान पर मध्य वर्ग का प्रभाव दिखता है या निम्न वर्ग का? निम्न का दिखता है। कैसे दिख रहा है? क्या द्वितीय संविधान नहीं, पहले 91 की बात है। इसमें स्पष्ट रूप से सीमित मताधिकार, शक्ति का पृथक्करण भी है परंतु सीमित मताधिकार। तो सीमित मताधिकार है। तो उसके बाद जो नया पार्लियामेंट गठित हुआ, उस नए पार्लियामेंट में जब पहली बैठक, इस पर भी निम्न वर्ग का मध्य वर्ग का प्रभाव। आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं, मैंने तो जैसे जीएस के क्वेश्चन को ही अलग कर रखा है, ऑप्शन के क्वेश्चन को अलग, कुछ ही ऐसे कॉमन क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें पूछे जाते हैं। तो एक बार ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत बच्चे उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए, कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, न कि संपत्ति पर। टिप्पणी की, फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया था, न कि संपत्ति पर। टिप्पणी की। तो इसमें किसी बच्चे को प्रारंभ करना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति में एक तरफ कुलीन वर्ग, पापी वर्ग समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को निशाना बनाया और प्रजा की जगह नागरिक की अवधारणा लाई। नागरिक है, सभी समान है, ये वर्ग अलग नहीं, वो सभी समान। लेकिन दूसरी तरफ उस क्रांति ने निजी संपत्ति की अवधारणा को बनाए रखा, उसे समाप्त नहीं होने दिया। इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में करने की। इसका मतलब तो नहीं समझ में आता। वर्गीय हित, ये जो लाइन है, ये पंक्ति है, उसका मतलब हुआ इस तथ्य की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में करने की जरूरत है। तो इसका मतलब निकल कर आता है कि मध्य वर्ग के हित के अनुकूल है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। और क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति है और मध्यवर्गीय क्रांति में नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में है, इसलिए मध्य वर्ग यह परिवर्तन होने से रोक रहा है। सामंतवाद का अंत हुआ परंतु कुलीनों की निजी संपत्ति बनी रही। मानव अधिकारों की घोषणा, पुरुष और व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा हुई, उसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे शीर्ष पर रखा गया। और 1791 में जो नया संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें भी मताधिकार उन्हीं को प्राप्त हुआ जिनके पास एक खास संपत्ति आय थी। इसका मतलब है कि संपत्ति को बनाए रखना मध्य वर्ग के हित के अनुकूल। यही इस प्रश्न का उत्तर। यही 3 एग्जाम्पल कोई दो देगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात समझ की होती है। समझ जब आपको आ जाती है तो उदाहरण तो निकल ही जाते हैं। हमको बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं, 3 उदाहरण तुम कहीं तो दे सकते, 3 उदाहरण तुमको याद हो गया। सामंतवाद का, पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा, और तो पहला चरण पूरा हुआ। लेकिन अब निम्न वर्ग का मोह भंग हुआ। अब इसके बाद दूसरा चरण आता है। उग्र गणतंत्रवाद। तब इसलिए जाओ रेडिकल रिपब्लिकनिज्म 1792 to 94, नेतृत्व निम्न वर्ग के हाथ में, निम्न वर्ग के हाथ में। क्रांति उग्र एवं हिंसक हो गई। क्रांति उग्र एवं हिंसक हो गई। जैकोबियन शासन की स्थापना हुई। जैकोबियन शासन की स्थापना हुई। तुमको आइडिया नहीं होगा, उन्होंने जो आए थे अभी इसी एडजस्ट किया था। बोले एक तो थोड़ा सा बढ़िया से एडजस्ट, गर्मी लग रही थी, एक तो चलने दें। और इस तरह से कल जैसे किया था ना, बहुत बढ़िया था। थोड़ा वगैरह
जैकोबियन शासन की स्थापना हुई, हिंसक हो गई जैकोबियन शासन की स्थापना हुई तथा रॉबस्पियर के अंतर्गत एक दो सभी बंद है तो मैंने फैन उस दिन की वाली बात फिर हो जाएगी। उस दिन फैन चलेगा, डिस्टर्ब होगा, जो मेरे ऑनलाइन के हैं उनको भी आवाज साउंड की गड़बड़ी होगी, वो उनको तो वो नहीं है क्या क्या हम कुछ ऐसा करो। जैकोबियन शासन की स्थापना तथा रॉबस्पियर के अंतर्गत एक तानाशाह था, प्रथम आधुनिक तानाशाही स्थापित हुई। अब इस घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक है। देखिए, जब विधानमंडल की बैठक शुरू हुई, मेंटली अलर्ट हो, तो विधानमंडल की बैठक में पूरा विधानमंडल दो समूह में बट गया। एक समूह है जिसे आप कहते हो राजा का पक्षधर, प्रो रॉयल ग्रुप। तो जो समूह राजा का पक्षधर था वह, जैसे यहां पर हम बैठे हुए हैं, मान लो स्पीकर का चेयर है जहां मैं बैठा हुआ हूं, तो राजा का पक्षधर दाएं भाग में बैठते थे और कुछ रेडिकल मेंबर्स थे जो बाएं भाग में बैठते थे। तो जो राजा का पक्षधर है वह चाहता था कि, क्योंकि एक तरह से आप 1789 से 92 के बीच आपने क्या देखा, संवैधानिक राजतंत्र का चरण है, सीमित मताधिकार पर आधारित मोनार्की थी और लुई 16वां शासक को बनाकर रखा गया था। हालांकि इस बीच लुई 16वां ने एक व्यक्तिगत तौर पर गलती भी कर दी थी, हमारे विचार का विषय नहीं है। लुई 16वां ने भागने का प्रयास किया था और भागने के प्रयास में पकड़ा भी गया था, तो उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो चुकी थी। बावजूद इसके उसको पद से हटाया नहीं गया था। पेरिस, वारसाई से पेरिस ला दिया गया था और पेरिस के पैलेस में उसको रखा हुआ था। पेरिस के पैलेस में राजकीय सम्मान के साथ जी रहा था। तो जो राजा के पक्षधर थे, वो राजा के पक्षधर यह चाहते थे कि राजा की पुरानी शक्ति बहाल हो, यानी संवैधानिक राजतंत्र से वास्तविक राजतंत्र की स्थापना। और रेडिकल यह चाहते थे कि राजा है क्यों, राजा को हटा दीजिए, समझ करिए और फ्रांस को गणतंत्र घोषित करिए। राजतंत्र और गणतंत्र का अंतर आप में से कितने लोग बता सकते हैं? राजतंत्र और गणतंत्र बहुत सिंपल सी बात। अगर वंशानुगत शासक है तो राजतंत्र है, और निर्वाचित अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो राज्य का प्रधान वंशानुगत है तो राजतंत्र है, और राज्य का प्रधान अगर निर्वाचित है तो गणतंत्र है। लोकतंत्र आज की तारीख में तो सभी गणतंत्र लोकतंत्र ही है, लेकिन सभी लोकतंत्र गणतंत्र नहीं। जैसे ब्रिटेन गणतंत्र नहीं, उसको आप गणतंत्र नहीं कर सकता। हेड ऑफ द स्टेट जो है मोनार्क वो वंशानुगत। अमेरिका गणतंत्र है, इंडिया गणतंत्र है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। अगर आप किसी हेड को नाम मात्र की शक्ति भी दे देते, ब्रिटिश किंग को तो कोई पावर नहीं था, ब्रिटिश किंग डज नो रॉन्ग, कभी गलती नहीं करता। क्यों गलती नहीं करता? तो गलती करने के लिए है ही नहीं, तो उसके पास तो पावर ही नहीं है। लेकिन आपने उनको बनाकर रखा है, हेड है लेकिन वंशानुगत है, तो कम से कम गणतंत्र की पदवी तो ब्रिटेन को नहीं मिलेगी। अब प्रजातंत्र के हैं, प्रजातंत्र पुराना प्रजातंत्र है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है, इस तरह की संभावना हो सकती है। तो अब इधर वाले जो थे वो चाहते थे राजा की शक्ति को बहाल कर, इधर वाले चाहते थे कि नहीं चेंज हो, गणतंत्र स्थापित हो जाए, राजतंत्र को समाप्त कर। जो लेफ्ट में जो बैठे हुए थे वो उग्र सुधार चाहते थे, मेंटली अलर्ट हो, और राइट वाले परिवर्तन विरोधी थे। तो आज जो आप सब सुनते हो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट यहीं से आए। फ्रांस की क्रांति उसी असेंबली से, दक्षिणपंथी वामपंथी। जो भी उग्र परिवर्तन चाहते वो वामपंथी, जो परंपरा को बनाए रखना चाहते, जो परंपरा का पोषण करते रहना चाहते वो दक्षिणपंथी। तो ये दक्षिणपंथी और वामपंथी का अंतर फ्रांस की क्रांति थी। अब निकल कर आगे वामपंथी वाले समूह जो थे, जो उग्र परिवर्तन चाहते थे, रेडिकल मेंबर्स का, तो रेडिकल का मतलब होता है मूल परिवर्तनवादी। उसमें जिरोंदिस्ट थे और जैकोबियंस थे, जिरोंदिस्ट और जैकोबियंस। तो जिरोंदिस्ट निम्न मध्यवर्ग, देखो मध्यवर्ग में उच्च मध्यवर्ग का भी कॉन्सेप्ट है और निम्न मध्यवर्ग का भी कॉन्सेप्ट है। उच्च मध्यवर्ग में जो संपत्तिशाली है, जो पूंजीपति है, जो बड़े बैरिस्टर है, जो बड़े वकील हैं, ये सब उच्च मध्यवर्ग। छोटे किरानी है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो आपको जो शिक्षक हैं छोटे छोटे स्कूल के, इन सभी को रखा गया निम्न मध्यवर्ग। तो क्या लगता है कि जो उच्च मध्यवर्ग है वो ज्यादा रेडिकल है या निम्न मध्यवर्ग रेडिकल? निम्न मध्यवर्ग सही। इतिहास में बहुत क्रांति करने तो किया, लेकिन जिसको आप जैकोबियंस कहते हो उसको सेंस कोलोसा भी कहा जाता है। सेंस कोलोसा आप जो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा। उनका होता था कि वो डॉक यार्ड वर्कर्स का मतलब है जो डॉक में काम करते थे, वो धारीदार पायजामा पहनते थे और लाल टोपी, क्रांति के प्रतीक था। और जो जैकोबियंस थे निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो बड़ा पावरफुल हो गए, क्योंकि उनकी शक्ति के तीन आधार। एक शक्ति का आधार तो विधानमंडल में भी जिरोंदिस्ट से उनकी संख्या बढ़ गई धीरे धीरे। फिर दूसरा उनका आधार था
कम्यून एक संस्था बनी थी, कम्यून मतलब किसान और मजदूरों का एक संगठन। जैसे कम्युनिज्म जो शब्द आया है उसमें कम्यून से है, फ्रांस की क्रांति में कम्यून बना था, तो किसान और मजदूरों का एक दूसरा संगठन था, वो कम्यून था। और तीसरा था जैकोबिन क्लब। तो उनकी शक्ति के 3 आधार थे, एक आधार था विधानमंडल, दूसरा कम्यून और तीसरा जैकोबिन क्लब। तो बड़े पावरफुल हो गए। और जून 1992 की घटना है कि लगभग 20,000 पेरिस की भीड़ आई, विधानमंडल को घेर लिया और जितने भी जिरोंदिस्ट मेंबर्स थे उन सबको आने पहले एक घटना हुई। पहले इन्होंने कहा कि फ्रांस को हम गणतंत्र घोषित करें। तो फ्रांस को गणतंत्र घोषित करना चाहते थे, तो उससे पहले इन्होंने क्या किया कि कहा राजतंत्र को समाप्त करेंगे, तो राजमहल पर हमला किया, उनके बॉडीगार्ड्स को मार दिया, राजा और रानी को बंदी बनाया। अब उसके बाद राजा पर मुकदमा चलाया, उसको मृत्युदंड दिया। तो राजा को तो आगे जनवरी 1993 में मृत्युदंड। इससे पहले सितंबर 1992 में उन्होंने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। तो फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। और अब फिर भी यहाँ पर जिरोंदिस्ट और जैकोबिन दोनों में मतभेद यह हुआ कि जिरोंदिस्ट भी गणतंत्र के पक्षधर थे, लेकिन जब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई तो जिरोंदिस्ट का कहना था कि अब क्रांति का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब हमें रुक जाना चाहिए। जैकोबिन चाहते थे कि नहीं, इनको हम मजदूरों के हित में और भी उग्र सुधार और परिवर्तन करते चले जाए। जिरोंदिस्ट उसके लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों के बीच मतभेद उभरा। तो जून 1993 में जो भी इससे पहले उन्होंने जून 1992 में दूसरा संविधान ले आया और उस संविधान में सार्वत्रिक पुरुष मताधिकार दे दिया। जब सीमित मताधिकार था, इन्होंने सार्वत्रिक पुरुष मताधिकार। पुरुष मताधिकार का मतलब हुआ कि सारे पुरुषों को मताधिकार मिले, महिलाओं को नहीं मिला। महिलाओं के प्रति भी 22 थे जो जैकोबियंस थे। जैसे ओलंका द गुड जवेंसी आदि पर महिला के बारे में लिखा हुआ। जब पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई थी जिस समय, तो मेरी एंटवाइनेट लुई सोलहवां की पत्नी थी, तो उसको उसने एक प्रतिवेदन भेजा था और उसमें उसने नागरिक और पुरुष घोषणा के बदले उसका हेडिंग दिया था नागरिक और महिलाओं के अधिकारों की घोषणा। उसने क्लब भी बनाए थे और बड़ी रेडिकल महिला अपने समय की थी। बाद में उसको जैकोबियंस के समय में मृत्युदंड दे दिया गया ओलंका द गुड। तो जैकोबियंस ने सत्ता ग्रहण कर ली। अब जैकोबियंस में कई नेता थे, दांते थे, रॉसपियर थे, हर्वर्ड थे, तो कई नेता थे, लेकिन रॉसपियर सबसे ज्यादा आक्रामक निकला। उसने दांते और हर्वर्ड को भी रास्ते से हटा दिया। एक मशीन को उन्होंने इजाद किया था, वहीं से एक टर्म आया गिलोटिनाइज। गिलोटिन नामक मशीन थी। वो गिलोटिन नामक मशीन में किसी का सर रहकर उसका गला काट देते थे। तो जो गिलोटिन नामक मशीन आप देखते हो, वह उन्होंने ही पहली बार इजाद किया था, अपने ही मेंबर्स के अगेंस्ट में उसका प्रयोग किया। तो जून 1793 से लेकर और जून 1794 तक उन्होंने जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसका नाम दिया गया था जैकोबियन आतंक। वो आतंक का शासन। वो उग्र सुधारवादी मेंबर थे जिरोंदिस्ट और जैकोबियंस। मैंने बताया ना, उनका नाम था जैकोबियंस, उनकी पार्टी का नाम था जैकोबियन। जैसे आप देखते हो लोक दल, जनता पार्टी, लोक सेवक पार्टी, उसी तरह से उनकी पार्टी का नाम था जैकोबियन पार्टी। और दूसरा भी था, उसका नाम था जिरोंदिस्ट पार्टी। तो जिरोंदिस्ट और जैकोबियन दोनों पार्टी से शुरू में मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जैकोबियन और भी उग्र सुधार चाहते थे, इसलिए जिरोंदिस्ट से वो संतुष्ट नहीं हुए और जिरोंदिस्ट को फिर मेंबर्स को मारकर हटा दिया और पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली और फ्रांस में आतंक का शासन स्थापित कर दिया। और उस आतंक के शासन में आप देखेंगे कि उसमें लगभग 10,000 लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जो भी विरोध आया उस विरोध को कुचल दिया गया। फ्रांस से बाहर क्रांति की छवि खराब हुई, यह भी इसी काल में हुई। दूसरी बात क्या हुई, इस काल में एक और घटना हुई जिस पर आपको नजर होनी चाहिए। जैसे आपने मेरा बुकलेट पढ़ा होगा, आपका प्रश्न उत्तर हुआ, समझ गए, समझ में आ गया क्या? तो अब देखो, अब एक घटना इसी से रिलेटेड है, वो भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे जब फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ, राजतंत्र समाप्त हो गया, और फिर जब कुलीनो, एक और भी घटना हुई है जो घटना पीछे घटित हुई, मैं कहना भूल चुका। जैसे जिस समय आपने देखा बास्तिल का पतन हुआ था, सामंतवाद का अंत हुआ, या मानव अधिकारों की घोषणा, पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई, उसी समय क्या हुआ था कि जो पेरिस की भीड़ थी उसने चर्च पर हमला कर दिया और चर्च की संपत्ति पर कब्जा कर दिया और चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। और जो पादरी थे फ्रांस के, उनके सामने एक नया संविधान रखा, उसका नाम था सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी। वो ये संविधान नहीं था, वो पादरियों का एक अलग संविधान बनाया जिसका नाम दिया सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी। और पादरियों से अपेक्षा की गई कि आप इस संविधान की शपथ लेकर प्रतिज्ञाबद्ध होकर हमें आश्वस्त करिए कि आप क्रांति के प्रति आपकी वफादारी है। अगर आप क्रांति के प्रति वफादारी है तभी हम आपको फ्रांस में रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। तो जिन्होंने उस शपथ ले ली, उस सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी को आधार मानकर, उसका नाम हुआ ज्यूरत। और जिन्होंने शपथ नहीं ली उनका नाम दिया गया नॉन ज्यूरत। तो बहुत सारे पादरी थे, वो देश छोड़कर डर से भागने लगे। कुछ कुलीनों पर अभी हमला हुआ था, जो किसान हमला कर बैठे थे। मध्यवर्ती लोग तो नहीं चाहते थे, किसान तो कुलीनों से खपा थे, तो कुलीनों पर कुछ किसानों का हमला हुआ, तो कुछ कुलीन भी देश छोड़कर भाग गए। यहाँ से भागे तो अन्य मुल्क में गए, अन्य यूरोपीय देशों में, और वहां पर उन्होंने बताया कि भाई फ्रांस में क्या क्या हुआ। राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, गणतंत्र की घोषणा हुई, निजी संपत्ति पर हमला हुआ है, पादरियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। एक कहावत है, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो बाकी जो अब क्रांति यूरोपीय कुलीन वर्ग, वहां पर भी राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च तो सभी देश में है, तो उनको डराने लगा। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस में जो आग की लपट निकली है वो हमारे दामन तक पहुंच जाए। समझ सकते हो कि कोई अपने नौकर से पिट जाता है तो बाकी सभी लोग अपने नौकर को शंका की निगाह से देखने लगते हैं कि कहीं इसका भी इरादा खराब ना हो जाए। तो उसी प्रकार से अब वह डर रहा था, उसको लग रहा था कि आज फ्रांस में हुआ है, कल हमारे देश में। इसलिए यूरोपीय देशों ने गठबंधन बनाया। बात तो शुरू हुई ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया का शासक था फ्रांसिस प्रथम, उसकी बहन थी मेरी एंटवाइनेट, जो लुई सोलहवां की पत्नी थी। लुई सोलहवां को मृत्युदंड का मतलब मिलने का मतलब था उसके बहनों को मृत्युदंड मिला, या राजतंत्र को समाप्त करके उसको कैदी बना लेने का मतलब था बहनों और बहन दोनों कैदी हो गए थे। उसने स्वीडन के साथ, रूस के साथ, इनके साथ वार्ता करके अपना गठबंधन बनाया।
ये तो खैर फैमिली ताल्लुकात की बात है, ऊपरी तौर पर देखोगे तो बड़ा सतही व्याख्या यही है कि रिलेटिव क्यों से ऐसा किया, लेकिन चलो उसने अगर ऐसा किया तो रूस क्यों है, स्वीडन क्यों है, बाकी देश क्यों है, बाद में ब्रिटेन भी शामिल हो गया उस गठबंधन में, रशिया भी शामिल हुआ। ये सब देश क्यों शामिल इसलिए शामिल हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति उन्हें डरा रही थी, लग रहा था कि फ्रांस की क्रांति जैसी कोई क्रांतिकारी घटना न हो जाए हमारे यहाँ, तो चलिए हम सब मिलकर क्रांति की आग को बुझा देते हैं, जो समाप्त हो जाए। समझ रहे हो? तो अब वो चले फ्रांस को घेरे और फ्रांस पर हमला किया, लेकिन एक जो जज्बा होता है लड़ने का, वो फ्रांसीसियों में जज्बा पैदा हो गया लड़ने का। तो कहोगे भाई लड़ने का जज्बा कहां से आया? ये लड़ने का जज्बा क्रांति ने दिया, स्वतंत्रता की भावना ने दी, जिससे यूरोपीय देशों को यह नहीं थी उम्मीद कि फ्रांसीसी इतने आक्रामक हो सकते हैं और इस जज्बा के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, और वही हुआ। फ्रांस ने एक नया प्रयोग किया सेना के क्षेत्र में, तो बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उसको लागू किया गया था। उसको कहते हैं मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन, अनिवार्य सैनिक भर्ती। अनिवार्य सैनिक भर्ती का मतलब हुआ कि जो हमारे यहाँ स्वस्थ और एबल बडीड हैं वो सभी सेना में शामिल हो सकते हैं। तो फ्रांस ने नागरिक सेना की अवधारणा की पहली बार क्रांति के बाद। तो नागरिक सेना की अवधारणा लोग राजनीति में उतर ही गए थे, लोगों में एक उन्माद था, जोश था, राष्ट्रवादी चेतना थी, बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने लगी और फ्रांस की ग्रैंड आर्मी में 13 लाख तक सैनिक हो गए, जबकि प्रत्येक यूरोपीय देश में उसमें फैशन था 1 लाख, 1.5 लाख, मुश्किल से 2 लाख सेना। और फ्रांस में इतनी सेना हो गई तो इसका मतलब है जितने उनके प्रतिपक्षियों को मिलाकर जितने सैनिक होंगे उतने फ्रांस में। और फिर उल्टा दांव लग गया, अब धीरे धीरे उल्टा फ्रांस ने उनको खदेड़ना शुरू किया, कुछ वह युद्ध भी हारने लगे इस प्रकार से। और आगे जब नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव हुआ तो सोने में सुहागा, वो तो फ्रांस की सेना का नेतृत्व करता हुआ यूरोप को चीर कर रख देगा, यूरोप के दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। तो अब देखिए, अब फ्रांस की सेना और नेपोलियन के माध्यम से फ्रांस की क्रांति यूरोपीय देशों तक पहुंच जाएगी। तो किसी आलोचक ने बिल्कुल सही कहा है, जो फ्रांस में क्रांति थी उसने यूरोप में युद्ध का रूप ले लिया और युद्ध ने ही यूरोप में क्रांति। तो मतलब देखिए, ये घटनाक्रम तो मैं इसलिए बता देता हूँ, हिस्ट्री एक नैरेटिव है, हिस्ट्री एक नैरेटिव है, तो नैरेटिव पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, जब नैरेटिव सुनते हो तो आपको दिलचस्पी होती है विषय, लेकिन इतिहास से ये बदला। आपने प्रथम चरण में देखा, क्या देखा? नेतृत्व मध्य वर्ग, निम्न वर्ग किस तरह मध्य वर्ग ने रोक कर। सेकेंड स्टेज में आपने क्या देखा? निम्न वर्ग का दबदबा स्थापित हो गया, निम्न वर्ग ने क्रांति को हाईजैक कर लिया। और अगर निम्न वर्ग ने क्रांति को हाईजैक कर लिया तो आप अनुमान करिए पहले की तुलना में बदलाव ज्यादा होगा। ऐसा बदलाव आपको अमेरिकी क्रांति में क्यों नहीं दिखी? ऐसा बदलाव आपको अमेरिकी क्रांति में क्यों नहीं दिखा था? याद करिए। आप एक बात बताओ, एक छोटा सा प्रश्न कोई करे, अमेरिकी क्रांति भी मध्यवर्गीय क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति को भी मध्यवर्गीय क्रांति कहा जाता है, लेकिन फ्रांस की क्रांति में जितने बदलाव हुए उतना अमेरिकी क्रांति में बदलाव नहीं हो सका था। तो फ्रांस की क्रांति में ज्यादा बदलाव हो जाने की व्याख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? नहीं, आप एक वाक्य में बता दें कि क्योंकि फ्रांस की क्रांति में निम्न वर्ग बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया। देखो ये क्या हो गया, अच्छा ने अपना काम कर दिया क्या? पड़ेगा तो थोड़ा देख लीजिए, तो वहां से पूरा बहुत प्रयोग है पूजा के बारे में। जैसे देखो, ये है मध्य वर्ग, तो मध्य वर्ग इतना ही चेंज आएगा और निम्न वर्ग इतना परिवर्तन चाहे, मध्य वर्ग कितना परिवर्तन चाहेगा, निम्न वर्ग इतना चाहे। तो जहां क्रांति पर मध्य वर्ग का दबदबा बना रहेगा उतना तो उतना ही चेंज होगा, क्योंकि थोड़ी राजनीतिक स्वतंत्रता चाहेगा, ये आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहेगा। तो जब आप तृतीय स्टेज में आए जहां पर तुम जैकोबिन शासक या जैकोबिन आतंक करते हो, तो जैकोबिन शासन के समय परिवर्तन तो नेचुरली ज्यादा होगा, क्योंकि नेतृत्व निम्न वर्ग के हाथों में, मध्य वर्ग के हाथों में नहीं है। मध्य वर्ग के हाथों में नेतृत्व होगा तो फिर चेंज तो कम ही होगा। ऐसा पहला स्टेज में हुआ, क्रांति पहले स्टेज में रह गई होगी तो अमेरिकी क्रांति से आगे नहीं बढ़ी, क्रांति दूसरे स्टेज में आ गई, इसलिए अमेरिकी क्रांति से आगे बढ़ गई। ये दूसरा चरण तुमने देखा था जिसको आप कहते हो उग्र गणतंत्रवाद का चरण। वो उग्र गणतंत्रवाद के चरण के उग्र गणतंत्रवाद में जो जैकोबिन शासन देखते हो, तो जैकोबिन शासन पर निम्न वर्ग का दबाव है। यहाँ पर दो चीजें आपको देखनी चाहिए। जैसे ओवरऑल घटनाक्रम तो आप देखते हो, तो ओवरऑल घटनाक्रम तो अपनी जगह जो कहानी मैंने नैरेटिव बताई, लेकिन एकेडमिकली कहीं लिखने में दूसरे चरण में चाहे जैकोबिन शासन पर लिखना हो तो पहले इसकी उपलब्धियां भी कुछ उपलब्धि। फ्रांस गणतंत्र के रूप में स्थापित, फ्रांस गणतंत्र के रूप में स्थापित, फ्रांस गणतंत्र के रूप में स्थापित। पॉइंट 1। पॉइंट 2, नए संविधान में सार्वत्रिक पुरुष मताधिकार,
नए संविधान में सार्वत्रिक पुरुष मताधिकार की घोषणा। क्या पुरुष मताधिकार का प्रावधान? तो आप कहेंगे भाई केवल पुरुष मताधिकार है तो सीमा नहीं है। सीमा तो है, लेकिन इस इतिहास के इस मोड़ पर महिलाओं के अधिकार की बात नहीं हो पाई। लेकिन जो सीमित मताधिकार का पहले का प्रावधान है, वह सीमित मताधिकार की तुलना में यह जो मताधिकार है वो तो फिर भी काफी है। क्या तो जहां सीमित मताधिकार दिया जा रहा था, कुछ ही लोगों को मताधिकार दिया जा रहा था, तो इसमें काफी। उसके बाद भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना। भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना। काम का अधिकार सुनिश्चित करना। संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। क्रांति के लक्ष्य को स्पष्ट करना। तर्क पर आधारित धर्म की बात करके धर्मनिरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन। सात आठ, एक नए कैलेंडर को स्थापित करना। अनिवार्य सैनिक भर्ती को लागू कर एक नागरिक सेना खड़ी करना। ये हो गए उनकी उपलब्धियां। 9 मैंने उपलब्धियां लिखवा दी, आपको 5 याद रहे वो भी चलेगा, 4 भूल जाओगे वह भी चलेगा। पूरा न किसी को याद रहता है, न पूरा लिखने की जरूरत है। और वैसे भी इसकी उपलब्धियां बताइए, ऐसा तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं। ओवरऑल अगर कुछ पूछा जाता है, ओवरऑल में आप उस पर लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा कि आप किसी आधार पर इसको लिखो। अब इसमें सीमाएं क्रांति उग्र एवं हिंसक हो गई तथा इसने अपने बच्चे को ही निगलना शुरू कर दिया। इसका मतलब समझिए, अपने बच्चों को ही निगलना आरंभ कर दिया। पॉइंट 2, फ्रांस से बाहर क्रांति की छवि खराब हुई। फ्रांस से बाहर क्रांति की छवि खराब हुई। पॉइंट 3, रॉबस्पियर की पद्धति। रॉबस्पियर तो समझते जो नेता था जिसने आतंक के शासन को चलाया था, उसका नाम था रॉबस्पियर। तो ये रॉबस्पियर की पद्धति भविष्य में भी नेपोलियन तथा हिटलर जैसे तानाशाहों को प्रेरणा प्रदान की।
मतलब भविष्य में जो तानाशाह थे उनको भी रॉसपियर की पद्धति बहुत भा गई। अब एक बात बताएं, लेकिन रॉसपियर की पद्धति क्या थी? जनता के नाम पर तानाशाह। तो भविष्य में जो भी तानाशाह होंगे वो क्या कहेंगे कि हमने जनता के कल्याण के लिए किया, हमने आपके लिए किया। ये पद्धति नेपोलियन भी अपनाएगा, ये पद्धति हिटलर भी अपनाएगा, दुनिया के जो तानाशाह है वो ये पद्धति को अपनाएंगे। अब एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैकोबियन शासन या जैकोबियन काल अच्छा था या बुरा था, क्या था, अच्छा था या बुरा था? कहो कि संदर्भ के अनुसार बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैकोबियन शासन की उपलब्धियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो अच्छा भी बताओगे, बुरा भी बताओगे। जैकोबियन शासन का विवेचन कीजिए तो इसी आधार पर कुछ ने उसे अच्छा करा दिया है, इसी आधार पर किसने बुरा करा दिया है। दुनिया में अनेक तरह के चिंतक होते हैं, तुम लोग सोशल साइंस पढ़ते, तुमको ऐसे ऐसे चिंतकों से वास्ता मिलेगा पड़ेगा जो चिंतक हिंसा को भी जायज करार देंगे गरीब और कल्याण। लेकिन इनमें दिक्कत जैकोबियन वाले में यह था कि जो लोग मारे गए थे उनमें अधिकांश गरीब ही थे, निम्न वर्ग के लोग ही मारे गए। तो यह एक तरह से जो रॉसपियर था उसके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जैकोबियन शासन उसका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति बन गया। जैसे लेनिन है आगे, उसने जो भी किया वो रूसी लोगों के लिए किया, उसमें आप नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण किया। लेकिन रॉसपियर में आप यह बात नहीं कर सकते। ये चक्कर में फिर भी इसमें तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो देख रहे हो। अब इसके बाद तुम आते हो तृतीय चरण पर, उसमें देखो क्या होता है। तीसरा चरण उदार गणतंत्रवाद का चरण, उदार गणतंत्रवाद का चरण, द फेज ऑफ लिबरल द फेज ऑफ लिबरल रिपब्लिकनिज्म। इसका टाइम पीरियड है 1794 से 99। इस चरण में एक बार फिर नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में आ गया। हार्मोडोरियन, बताऊंगा, हार्मोडोरियन प्रतिक्रिया हुई तथा जून 1794 में सरकार की स्थापित हुआ। इसके आधार पर एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित हुई तथा कार्यपालिका शक्ति 5 डायरेक्टरों के हाथों में दी गई। या 5 डायरेक्टरों में निहित कर दी गई। 5 डायरेक्टरों में निहित कर दी गई। अब देखिए, एक बार फिर सरकार की नेतृत्व किसके हाथों में दोबारा आ गया? मध्यवर्ग। घटना क्या हुई? एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया। इसमें इस शब्द थर्मोडोरियन से घबराना मत। थर्मोडोरियन नाम है फ्रांस के कैलेंडर जो लागू हुआ था उसको थर्मोडोरियन बोलते हैं, थर्मोडोरियन कैलेंडर। और उस कैलेंडर के अनुसार 9वें थर्मोडोरियन के दिन यह घटना घटित हुई, इसीलिए इसे थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप रॉसपियर की सरकार गिर गई। उसके अपने साथियों ने मिलकर उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया, मर गया। और फिर एक बार नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में आया। ये तो देखो, ये तो घटनाक्रम है। जब आप इस तरह की चीजें सोशल साइंस पढ़ते हो तो उसके पीछे, घटनाक्रम के पीछे एक कोई डीप कॉन्सेप्ट होता है। अब आपके मन में सवाल यह होना चाहिए कि मध्यवर्ग के हाथों से सत्ता या शक्ति क्यों खिसक गई, निम्न वर्ग के हाथों से सत्ता और शक्ति क्यों खिसक गई, और इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग क्यों नहीं स्थापित हो सका। जैसे मध्यवर्ग पावर में आया, उसी प्रकार से निम्न वर्ग को एक अवसर मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन वह उसको भूना नहीं पाया। क्यों? ये तो इतिहास की इस मोड़ पर निम्न वर्ग अभी उतना संगठित नहीं, मध्यवर्ग की तरह उसको जवाब देता। पेरिस के किसान, फ्रांस के किसान और पेरिस के दस्तकार अथवा कारीगर, ये दोनों मिलकर निम्न वर्ग का कमान संभाला था। निम्न वर्ग ज्यादा सशक्त होकर आया औद्योगिक क्रांति के बाद, फिर तुम उसी क्रांति में देखोगे। अभी निम्न वर्ग में जो कारीगर और किसान है वो भी आपस में पड़े। जो कारीगर हैं और किसान हैं, इन दोनों के हितों में टकरार शुरू हुई। क्यों? तो रॉसपियर की सरकार ने पेरिस में जो नगर के जो गरीब लोग थे, कारीगर, दस्तकार, मजदूर, तो उनको अनाज मुहैया कराने के लिए राशन की व्यवस्था की। तो राशन पर उनको कम कीमत में अनाज दिया जाए, यहाँ तक तो ठीक है। अब सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देकर उसको सस्ता करती तो ठीक होता,
उसने किसानों पर दबाव डाला कि अनाज को कम कीमत पर बेचो, ताकि नगर के जो निर्धन लोग हैं उनको कम कीमत पर अनाज मिल सके और उनके भोजन के अधिकार को पूरा कर सके। तो अब किसानों को अपना हित प्यारा लगने लगा, उन्हें लगा कि हम सस्ती दर पर अनाज क्यों बेचें। तो जो पीड़ित की भीड़ में दस्तकारों और किसानों के बीच की जो सहमति और सहयोग चला रहा था वो टूट गया। रॉसबेरी की सरकार उन्हें सहयोग पर टिका हुआ टिकी हुई थी, तो सरकार कमजोर पड़ गई, अंत में सरकार गिर गई। इसका फायदा फिर मध्य वर्ग ने उठा लिया। अब फिर 1795 में कितना संविधान, पहला संविधान 1791 में देखा, दूसरे में जून 1792 में जयपुर में लाए थे, 1795 में तीसरा संविधान तुमने देखा, और एक चौथा संविधान देखोगे नेपोलियन लाए। तो इस तरह से ये था। इसमें क्या संविधान में देखो सुरक्षा क्या रखी गई। जैसे पहला जो आप संविधान देखते थे जो पहले 1792 में मध्य वर्ग ने बनाया था, उस संविधान में एक सदन व्यवस्था की, एक ही सदन था। जैसे आप अगर पॉलिटी में पढ़ते हो कि राज्यसभा का क्या औचित्य है, अगर पढ़ते हो तो राज्यसभा का एक औचित्य बताते होगे कि लोकसभा का जो त्वरित या पूर्ण रेडिकल निर्णय है उस पर वो अंकुश लगाता है। तो दो सदन की अहमियत यह होती है कि पहला सदन जल्दबाजी में एक भी कार्य देखोगे कि एक सदन में एक पार्टी का बहुमत हो सकता है और तब सरकार ज्यादा ऑटोक्रेटिक हो सकती है, एक ही सदन है। अधिकतर तुम देख रहे हो 1990 के दशक से जो भी सरकार आई, मोदी जी ने अभी राज्यसभा में स्थिति को मजबूत की थोड़ी, लेकिन बाकी जो सरकार रही वो सबको तो राज्यसभा से अनुमोदन नहीं, और राज्यसभा में अनुमोदन न मिलने से मतलब यह है कि आप कहोगे साधारण ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो धन विधेयक वाला तो छोड़ो, तो लोकसभा करना है, लेकिन जो बाकी जो साधारण विधेयक है उसमें भी कठिन काम है। राज्यसभा रिजेक्ट कर देगा तो अब ज्वाइंट सेशन बुलाना, प्रेसिडेंट बुलाना है तो बड़ा टीडियस टास्क है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर। कितनी बार ज्वाइंट सेशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तो ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान नहीं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो बराबर चाकू लेकर काटने का याद है कि राजीव गांधी की सरकार की 1999 में पंचायती राज बिल सरकार लाई थी, वो बिल लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में जाकर डिफीट कर। तो सर राजेश पायलट थे, कौन से मिनिस्टर थे, कैबिनेट में थे, तो पत्रकार ने पूछा कि अब क्या करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था पंचायती राज। बाद नरसिम्हा राव ने सरकार करवाई दोनों पर, नरसिम्हा राव की सरकार हाँ फोर्थ होगा, नरसिम्हा राव 91 में 94 होगा, तो उसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन 74th कॉन्स्टिट्यूशन में नरसिम्हा राव के समय नरसिम्हा राव को आज तक लोग उसको ठीक से इवैल्यूएशन नहीं कर सका। वैसा तो प्रधानमंत्री के ध्यान में अभी बात कितना इनोवेशन किया, इन्होंने केवल लाइसेंस चला दिया, लुक किस पॉलिसी चला दिया, पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके सफल हो गया। उसने ऐसे ऐसे करामात दिखाए। तो उसने राजेश पायलट से पत्रकार ने पूछा कि आप क्या करेंगे, बिल तो आपका राज्यसभा में डिफीट हो गया। उसने कहा कि आप प्रेसिडेंट से हमारी पार्टी बात करेगी ज्वाइंट सेशन। तो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है, वकीलों का स्वप्न, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन से मिनिस्टर्स के ध्यान में कई बार नहीं आता है कि ज्वाइंट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं हो सकता। अटमीडिएट पत्रकार पूछता है, निकल जाता है, तो प्रिंस का तैयारी तो करते नहीं तुम लोग। तो ये दिक्कत होती है मिनिस्टर्स के लिए, पढ़ने पाओ के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये एक दो और मिनिस्टर्स के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मिनिस्टर बहुत उसने कहा ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला, क्योंकि ये पता नहीं ध्यान होता है, लोग बोल देते हैं, कई बार मिस हो जाता है। अगर आपको संज्ञान में नहीं है और आप अगर लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत सारे लीगल बैकग्राउंड होते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक सिंपल होते थोड़ी गलती होगी, तो फिजिकल बड़ा है उनसे मिस्टेक हो सकता है, उससे लीगल बैकग्राउंड, लेकिन जो कॉमन बैकग्राउंड होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉम्प्लिकेशंस को समझ नहीं पाता। तो मतलब वहां एक सदन से क्या खामी है, डर गए, मतलब इस बार दो सदन बनाया, एक सदन पर किसी पार्टी का बहुमत नहीं, या फिर उन्होंने एक और उपाय किया, चलो हम पार्टी को मजबूत नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि निर्वाचित कार्यपालिका है, जैसे पहले पार्टी मंत्रिपरिषद बनाती थी, अब पार्टी सरकार चुनती थी, जैसे पार्टी चुनाव जीता अब पार्टी में सरकार बनाई। इन्होंने सोचा कि नहीं, जो अमेरिकन सिस्टम है कि डायरेक्ट हमारा 5 डायरेक्टर्स इलेक्टेड होगा, इधर विधानमंडल के मेंबर्स अलग इलेक्टेड होंगे जो अमेरिका में है, और हमारे 5 डायरेक्टर्स जो एग्जीक्यूटिव है उसका अलग इलेक्शन करना है, 5 डायरेक्टर्स में बटे। तो किसी आलोचक ने कहा कि डायरेक्ट मतलब नए संविधान में राजनीतिक दल के वर्चस्व को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसका एक विकल्प के रूप में व्यक्ति का महत्व बढ़ता चला गया, पर्सनालिटी कल्ट बढ़ता चला गया, और वह कल्ट आ गया नेपोलियन बोनापार्ट को। और वही आया चौथा चरण जो क्रांति को अजीब दिशा में रोकेगा। अब नेपोलियन ने क्रांति की सेवा की या क्रांति को डिस्ट्रॉय किया, क्या किया नेपोलियन, तो आपने देखा होगा नाटक पढ़ा है क्या, खासा स्वागत नहीं है। तो नेपोलियन पढ़ा हुआ क्रांति का शिशु भी था, क्रांति के आदर्श को उलट दिया, लेकिन आपने पढ़ा है, मैं समझ सकता हूँ पहली बार पढ़ने पर दिक्कतें होती है, तो मैं क्लास में आपको समझाऊंगा तो चीजें आपको साफ हो जाएगी, फिर एक बार जाके आप रिवाइज कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। चौथा चरण देखिए क्या उसका उसकी विशेषता है। चतुर्थ चरण प्रजातंत्र की आड़ में, प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही, प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही एवं प्रजातंत्र की आड़ के मतलब प्रजातंत्र के ओट में, ओट समझते हैं ना, ओट लिख दो क्या, अभी वो एक्चुअली होता क्या है, होता है इंग्लिश के बुक से, उसको अनुवाद मत करना पड़ता है, तो उसमें हिंदी में अनुवाद में शब्द थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कभी डेविड थॉमसन ने स्टेटमेंट किया है कि dictatorship, imperialism and dictatorship in the guise of, in the guise of democracy। तो प्रजातंत्र की आड़ यानी वोट में लिख देता हूं, वोट में तानाशाही एवं, तो आपके पास कोई अच्छा शब्द तो ले लो, साम्राज्यवाद का चरण, इंग्लिश में लिख देता हूं, imperialism and dictatorship, imperialism and dictatorship in the guise of democracy। democracy 1800 कितना था, 1799 था, 1814 होगा,
तो आपको 1814 के नेपोलियन तो 1815 में हारा है, लेकिन लाइटली का बैटल हार गया है, पहले वाटरलू के बाद उसको भेजा है सेम खेलेगा। एक बार तो उसको अवसर दिया था, इसलिए मैं उसको नेपोलियन की पहले कहानी थोड़ी बता देता हूँ और फिर उसके फिर घटनाक्रम का हिस्ट्री का नैरेटिव का भी आनंद लो, फिर मैं तुमको उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट बता देता हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट इटली के कोर्सिका द्वीप पर पैदा हुआ था। अगर मानचित्र पर देखोगे तो कोर्सिका द्वीप इटली है, ये कोर्सिका, ये इटली है, तो ये फ्रांस है। फ्रांस में यहाँ देखोगे ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन में फ्रांस के दक्षिण में कोर्सिका है। पहले वो अलग था, मतलब वो इटली का हिस्सा था, लेकिन फॉर्चुनेटली नेपोलियन के जन्म से थोड़ा समय पहले वो फ्रांस का पार्ट हो गया। फॉर्चुनेटली तो अगर फ्रांस का पार्ट नहीं होता तो नेपोलियन फ्रांस का नागरिक नहीं बनता है। नेपोलियन एक कुलीन परिवार से था, परंतु उसके परिवार की आर्थिक दशा खराब हो चुकी थी। बचपन से ही प्रतिभाशाली था। अपनी प्रतिभा के बल पर क्रांति जब हुई तो प्रतिभा के लिए दरवाजा खुला, तो प्रतिभाशाली था तो उसे एक मिलिट्री स्कूल में प्रतिभा के बल पर नियुक्ति हो गई और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली। उसे स्कॉलरशिप की बदौलत हुआ अपनी पढ़ाई उसने जारी रखी। जब उसने अपने स्कूल की शिक्षा मिलिट्री स्कूल की शिक्षा पूरी की तो उसको फिर अच्छी मिलिट्री अकेडमी में दाखिला मिल गया फ्रांस में। वहां पर उसने अपनी शिक्षा हासिल की और वहीं पर उसने आर्टिलरी का तो खाना में स्पेशलाइजेशन किया। और उस समय के जो अकेडमीज थे फ्रांस में, उसमें जैकोबियन शासन या उससे पहले भी जो सरकार आई थी उसने फ्रांस की अकेडमी को चुस्त बनाने का प्रयास करके वॉर चल रहा था, तो नए से नए वॉर टैक्टिक्स और नए से नए वॉर स्ट्रेटेजी का एजुकेशनल करिकुलम में रखा गया था ताकि बेहतर सोल्जर्स और ऑफिसर्स पैदा। तो नेपोलियन ने उसका भरपूर लाभ उठाया और नई नई तकनीक को सीखा। जब वह अपनी अकेडमी में उसकी शिक्षा पूरी हुई तो आर्मी में उसको जॉब मिला और पहले उसको सेकंड लेफ्टिनेंट का पद मिला। सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर गया और अपनी प्रतिभा के बल पर ऊपर उठा, क्योंकि जब वह उसी पद पर था तो सबसे पहले एक टूना नामक स्थान पर ब्रिटिश सोल्जर्स ने हमले किए तो उसको दबा दिया और 1795 में कुछ पुराने जैकोबियंस ने विद्रोह किया था डायरेक्टली के शासन के विरुद्ध। उस विद्रोह को कुशलतापूर्वक दबा दिया। अब परिणाम हुआ कि डायरेक्टली के गुड बुक्स में आ गया, डायरेक्टर्स उसे पसंद करने लगे, उसकी निगाह में सरकार की निगाह में आ जाते हैं, चीफ एडिटर की निगाह में आ जाते हैं, या आईएएस या आईपीएस बहुत सही वाला जानती हो जाती, अच्छी जगह पर पोस्टिंग शुरू हो जाती। तो वही हुआ। अब जब उसको डायरेक्टर्स की नजर में जब आ गई, जो गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव की नजर में, तो तुरंत उस समय फ्रांस का युद्ध पूरे यूरोप के विभिन्न देशों से हो रहा था। फ्रांस के पहला गठबंधन था बना लो, अब वो गठबंधन जैकोबियन शासन के समय से ही लड़ रहा था, मैंने आपको बताया था। युद्ध तो जारी थी, तो फ्रांस ने एक आम सैनिक भर्ती करके एक बड़ी सेना खड़ी की थी, मैंने आपको बताया। तो फ्रांस के ग्रैंड आर्मी में 13 लाख तक सैनिक थे। तो फ्रांस की जो ग्रैंड आर्मी थी उसमें अपने अलग अलग सैनिक कमान बना रखे था। इटली से लड़ने, इटली और ऑस्ट्रिया से लड़ने वाली सेना, रूस से लड़ने वाली सेना, रशिया से लड़ने वाली सेना, ब्रिटेन से लड़ने वाली सेना, इसी तरह का कमान था। तो सबसे पहले नेपोलियन को 1796 में इटली और ऑस्ट्रिया से लड़ने वाली और इटली से लड़ने वाली सेना का हेड बना। तो नेपोलियन ने इटली की इच्छा के चुराया। ऑस्ट्रिया में पावर हुआ करता था, बहुत प्रतिष्ठित राज्य था, स्टेट था, और उसने ऑस्ट्रिया को धूल चटा दी वॉर 1797। बस धूल ही नहीं चटाई, ऑस्ट्रिया का जो इंपीरियर था फ्रांसिस सेकंड रहा होगा, उसके साथ उसने समझौता किया। वह समझौता एग्रीमेंट उसका नेपोलियन के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है, वो ऑस्ट्रिया के राजमहल में बैठकर हुआ है। ये साधारण सी बात नहीं। ऑस्ट्रिया का शासक किस वंश का है सुनोगे तो अभी तुम्हारी स्मृति में याद होगी, अब चौंक जाओ। ऑस्ट्रिया का जो शासक है वो हैब्सबर्ग वंश का, क्या बना है, और हैब्सबर्ग वंश का शासक पवित्र रोमन सम्राट के पद को सुशोभित करता है। अब हैब्सबर्ग वंश के शासक के साथ बराबरी पर बैठकर डिनर कर रहा है वो नेपोलियन, एक साधारण व्यक्ति प्रतिभा के बल पर सैनिक अधिकारी हुआ और उसके साथ बराबरी के स्तर पर समझौता कर रहा है। और बाद में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह हुआ, जब बेटा हुआ तो उसका पीठ थपथपाते हुए कहा कि आधा हैब्सबर्ग। तो मतलब इस तरह से उसकी प्रगति होती रही। फिर जब वो जिस समय ऑस्ट्रिया के राजमहल में उसने समझौता कि ऑस्ट्रिया को धूल चटाई, उसी में उसकी प्रतिष्ठा और उसकी लोकप्रियता फ्रांस में काफी बढ़ी। तो फ्रांस में जब पहुंचा, जब वो लौटा फ्रांस में लौट आया, तो सीनियर कैटेगरी कहते हैं कि 2 आदमी फ्रांस में नेपोलियन की मौजूदगी बहुत अधिक समय तक नहीं चाहते थे। एक डायरेक्टर्स वो नहीं चाहते थे नेपोलियन फ्रांस में ज्यादा उपस्थित हो, बल्कि वह बिजी रहे फ्रांस से बाहर, उनकी इच्छा। दूसरा उसकी अपनी बीवी। अब उसकी बीवी से क्या व्यक्तिगत प्रॉब्लम था तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्टर्स को डर था कि अगर यह इंसान अधिक समय तक रहा, जिस हद तक इसकी पॉपुलैरिटी है, या बहुत जल्दी हमारे शासन का खात्मा न कर दे, टेक ओवर न कर दे, तो हुआ भी आगे। तो एक डायरेक्टर ने बड़ी भावुकता से गलवाही डालकर नेपोलियन को कहा कि बेटे अब समय आ गया है समुद्री डाकुओं को खरीद। समुद्री डाकुओं को खरीदने का मतलब समझा कौन? ब्रिटेन। तो जितनी भावुकता से डायरेक्टर्स ने उसको गले लगा के बात कही, नेपोलियन इस बात को इतनी भावुकता से ले नहीं रहा, क्योंकि बहुत बड़ा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था। इस बात को वो जानता था कि ब्रिटेन की कैपेसिटी कितनी, वो जानता था कैपेसिटी उसके पास बहुत है, क्योंकि उसका दुनिया का साम्राज्य है और समुद्र पर कब्जा है। तो जब तक उसको, वही मैंने आपको बताया था कि जैसे एक राक्षस की जान एक तोते में थी और तोते का गले मरोड़े के तले राक्षस मरेगा। कहानी कभी सुनी होगी, की कहानी सुनी है नहीं? हम लोग बचपन में वो भी कथा कई पढ़ते थे, इस तरह की कहानी, बोलता मुर्दा रोता मसान, है ना? तो पंखों वाले सब इस तरह की कथा लोग थर्ड फोर्थ क्लास में होता है, तो सब अफेक्ट करता है। उसी में ऐसे राक्षस की कहानी है। तो ब्रिटेन में उस राक्षस की जान भारत रूपी तोते में थी। तो नेपोलियन ने सोचा कि पहले उसकी पूर्वी साम्राज्य को ध्वस्त करते। तो नेपोलियन ने अपनी सेना सजाकर भूमध्य सागर से लगभग चुपके से निकला। उसकी योजना थी कि पहले मिस्र पर इजिप्ट पर अटैक करना है और इजिप्ट में ब्रिटिश शासन को ध्वस्त कर दें। अब ध्वस्त करके भारत की तरफ बढ़ा। उस समय टीपू सुल्तान वगैरह नेपोलियन के टच में वैसे ही आ गया था, फ्रांस में राजदूत भेजे थे और नेपोलियन को यह लग रहा था, हालांकि थोड़ा डिस्प्यूटेड है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानते कि नेपोलियन की इतनी बड़ी योजना थी, कुछ मानते हैं ऐसा होता है। लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन का खात्मा, क्योंकि मिस्र ब्रिटेन का सराय समुद्र जहाँ होता है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहते थे कि मिस्र हमारा सराय है, हम भारत जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, चाय पर ऑमलेट खाते हैं, फिर भारत जाते हैं। तो मिस्र पर कब्जा कर लिया मंजूर।
तो पहला निशाना उसने मिस्र को बनाया। तो रास्ते में पता था लाजारस के बदन में दिख रहे और वही सबसे फ्रीक्वेंटेड रूप था ब्रिटेन का। अब जो नई नई रिसर्च है, नई नई रिसर्च में मैंने कई पुस्तकों में देखा है कि इजिप्ट पर जो नेपोलियन का अटैक है, इन्वेजन है, उसको बहुत हल्का में लेके उड़ा देता है। But now the new research has tried to prove that it was the first encounter of French emperor. It was the first encounter of Islam with revolutionary ideas of France. इस्लाम की तरफ से मजबूत चेतना में था। पहला encounter हुआ फ्रांस की क्रांति से इस्लाम। इसने मिस्र को पहला मॉडर्नाइजेशन मिस्र का हुआ इस्लामिक कंट्री में। इसी encounter ने मिस्र को बहुत हुआ। हालांकि उसमें सफलता नहीं नेपोलियन को मिली, क्योंकि जिस समय नेपोलियन मिस्र पहुंचा, पीछे से उसको नेल्सन जो ब्रिटिश कमांडर है पीछा करता हुआ मिस्र में आ गया। और मिस्र में आया तो मिस्र में और नेपोलियन और नेल्सन के बीच द बैटल ऑफ पिरामिड्स, द बैटल ऑफ पिरामिड्स, तो उसको पिरामिडों की लड़ाई बोलते हैं। उस लड़ाई में हार गया नेल्सन के हाथों। नेपोलियन दो बार नेल्सन से लड़ा और दो बार, एक बार इसमें आ रहा है, दूसरा 1805 में ट्रफलर की लड़ाई था। ट्रफलर की लड़ाई में हारा है तो नेल्सन उसमें मारा गया है, लड़ाई लेकिन जीत जीत लिया है। उसी का प्रसिद्ध कोटेशन आता है कि द गॉड एक्सपेक्ट्स एवरी ब्रिटिश मैन इंग्लिश मैन टू डू हिज ड्यूटी, थैंक्स गॉड आई हैव डन माय ड्यूटी। तो उसमें भी वो हार गया। यहाँ पर तो हारा, अब इसकी स्थिति खराब हो गई। उधर ब्रिटेन ने तुरंत एक एक्टिव फॉर ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत की तरफ से योजना है, तुरंत वहां से लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया है उसी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। और लॉर्ड वेलेस्ली ने आते ही पहले टीपू सुल्तान को निशाना बनाया था। आफ्टर वेलेस्ली मेजर मेजर स्टुअर्ट, अभी तक याद है तुमको? अरे मॉडर्न से याद है क्या? वेरी गुड, ओल्ड हिस्ट्री से याद है। तो उसको भेजा, अब उसने आगे टीपू सुल्तान का स्थापना। जब टीपू सुल्तान मारा गया फिर उसने सहायक संधि भी चला दी इसी के नाम पर। इधर नेपोलियन मिस्र में चूहेदानी में जैसे चूहे फंस जाता है, मिस्र में फंस गए। अब ना वो इंडिया की तरफ बढ़ पा रहा था, ना मिस्र से लौटने की स्थिति हो रही थी। अब मैंने देखा कि मिस्र पहले तो मिस्र में वहाँ पर बहुत सारे मिस्र के जो ममेलुक सरदार थे, वो थे फ्यूडल टाइप के, वहाँ उसकी ताकत को तोड़ा नेपोलियन। कुछ मॉडर्नाइजेशन में नेपोलियन के संपर्क में हुआ। नेपोलियन को कहा 1790 में अपने चुने हुए अंगरक्षकों के साथ अपना चुपचाप सीट पर बैठ कर फ्रांस की तरफ कूच करके अपनी सेना को छोड़ा भी था। वहाँ जब पहुंचा कि नेपोलियन मिस्र में हार चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पर नेपोलियन का स्वागत नायक की तरह समझ, नेपोलियन का स्वागत किया, माय हीरो। नेपोलियन ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया, डायरेक्टली के शासन का अंत कर दिया। वैसे सीडीएफ के करते थे, आधे डायरेक्टर्स बूढ़े थे और आधे गठिया के मरीज थे। तो उनको ब्रिटिश करने की स्थिति में थे नहीं, तो उनको रास्ते से हटाकर उसने अपने आप को उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो अचानक से अपने आप को सम्राट घोषित नहीं किया। पहले 1799 में नया संविधान लाया, तो जैसे वहाँ 5 डायरेक्टर्स का प्रावधान था, तो 5 डायरेक्टर्स की जगह इसमें 3 काउंसिल का प्रावधान था, 3 काउंसिल। और उसमें पहले प्रथम काउंसिल स्वयं बन गए। पहले 1799 में 10 वर्ष के लिए अपने आप को प्रथम काउंसिल घोषित किया। 1802 में अपने आप को जीवन भर के लिए प्रथम काउंसिल घोषित कर दिया। और 1804 में उस काउंसिलरी को भी समाप्त कर दिया और अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और कहा कि फ्रांस का राज मुकुट गटर में गिरा हुआ था, फ्रांस की जनता ने उसे अपने हाथ से उठाया और हमारे सिर पर रख दिया। क्या मतलब जनता के नाम पर सम्राट है, जनता का सम्राट। और आपको एक और याद रखो, एक बार प्लेबिसाइट सबसे जन्म संग्रह, फ्रांस की क्रांति से ही जन्म संग्रह की पद्धति शुरू। और सबसे पहले 1799 में, सॉरी 1791 में एक एविंगन, आपको मेरे मिलेगा कि एविंगन नामक स्थान पर, तो जब फ्रांस की क्रांति में एविंगन नामक स्थान पर एक एविंगन था जो फ्रांस इटली में था, वो चाहता था फ्रांस के साथ मिले। पहले क्या होगा था, पहले राजा इस भूभाग को चाहे उसको ट्रांसफर कर दे, जैसे आपको ये भूभाग दे देगा, उसको पता चला कि अब पुर्तगाल की राजकुमारी जो ब्रिटेनिया उसका विवाह हुआ था स्पेन के राजकुमार से, तो बॉम्बे उस समय बॉम्बे पुर्तगालियों क्या हुआ करता, स्पेन को दे दिया, बॉम्बे के पास ही दहेज में चल। तो इस तरह पहले होता, एक राजा से भूभाग दिया, पूरी जनता उसके साथ मिल गई। अब वो बात नहीं है, अब उसमें प्लेबिसाइट होगा, जन्म संग्रह होगा, जनता की सहमति होगी। ये फ्रांस की क्रांति से शुरू। और नेपोलियन सम्राट होने के बाद तुरंत उसने अपना जन्म संग्रह करवाया, प्लेबिसाइट करवाया और जनता से अनुमोदन ले लिया कि फ्रांस की जनता ने हमें सम्राट बनाया। इस तरह से पॉपुलर मत और लोगों की भावुकता का कैसा दुरुपयोग किया जाता है, उन्हें नेपोलियन ने शुरू किया। इसको हिटलर ने भी अपनाया, आप सभी अपना। आप लोग कभी भावुक हो जाते, अनक्रिटिकल, मतलब गाँव में हर जगह लोग भावुक हो पड़े, लेकिन गवर्नमेंट और जो शासन है उसमें बड़ा एजुकेटेड सिटीजन अगर हो तो फिर सरकार को प्रॉपर वो छोटा है। जब लोग दर्द से सोचे, दिल से ना सोचे, लेकिन जब जनता दिल से सोचती है तो अंजाम वही होता है। अब देखो पार्लियामेंट में बहुत सारे डिक्टेटर दुनिया के हैं कि संसद की अवहेलना करके जनता के पास चले जाते हैं, लेकिन संसद में बैठते हैं तो क्रिटिकली देखते हैं। समझदार लोग होते हैं कि देखिए आप ये नाटक मत कीजिए, आपके सारे नाटक को समझना, जनता के सामने दो आंसू बहाइए, जनता भावुक हो जाए। तो यही नेपोलियन ने ये सब पहले, सबसे पहले नेपोलियन ने सोच किया। उस बाद नेपोलियन, अब उसके बाद फिर नेपोलियन 1805 में एक बार जैसे ये सब हुआ, 1801 में उसको ब्रिटेन के साथ अमीन्स की संधि, तो अमीन्स की संधि के समय 1801 में युद्ध बंद हो गया। नेपोलियन के लाइफ में वही 3 वर्ष शांति का समय, जब नेपोलियन शांति में रहा, क्योंकि पहला गठबंधन टूट गया। इधर नेपोलियन का 3 वर्ष का समय नेपोलियन ने अपने सुधारों कर दिया। नेपोलियन कोड जो आपने नाम सुना है, नेपोलियन कोड, और जो अनेक सुधार उसने किए हैं, आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए हैं, बैंक ऑफ फ्रांस बनाए हैं, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी बनाया है, उसने तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए काम किया है, उसने एक्साइज ब्यूरो की स्थापना करवाई है, उसने लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाया है और मतलब इनकम टैक्स को, लोगों की आय का जांच करवाया है ताकि टैक्स लगाया जा सके, एक्साइज ब्यूरो की स्थापना की है, औद्योगिक प्रदर्शनी और उद्योग के विकास के लिए काम किया। सभी 3 वर्ष में उसने विशेष रूप से ध्यान दिया है। नेपोलियन कोड उसका इतना महत्वपूर्ण है कि वह यूरोप के अधिकांश देशों में बाद में लागू हो गया। नेपोलियन कहा करता था एक समय ऐसा आएगा कि फ्रांस के लोग और यूरोप के लोग हमारे 40 युद्धों को भूल जाएंगे जिसमें हमने विजय हासिल की। 40 युद्धों को जीता था, 40 वॉर्स, हमारे 40 युद्धों में विजय को जीत जाएंगे, लेकिन हमारे नेपोलियन कोड को नहीं। किसी आलोचक ने कहा है कि नेपोलियन का साम्राज्य तो अस्थायी सिद्ध हुआ, परंतु नेपोलियन के सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए थे, ग्रेनाइट पर रखे हुए तक का मीनिंग नहीं होता। लेकिन 3 वर्ष के सुधार के बाद फिर एक बार युद्ध, फिर उधर तीसरा गठबंधन बन गया होता है। 2 गठबंधन तब तक कुछ भी थे। तीसरा गठबंधन हमेशा ब्रिटेन लीड करता है, क्योंकि ब्रिटेन दुनिया का बड़ा एक बैड पावर है। दुनिया में जितनी बड़ी ताकत है उसको ब्रिटेन हराया है। ये ब्रिटेन बड़ा बैड पावर, बैड पावर से है कि ना वो किसी से इतिहास में हारता था और किसी को हरा पाता था, और कोई भी वॉर होता था उसको विश्व बना देता था, क्योंकि एक तरफ से होता था तो उसका पूरे सारे महाद्वीप में फैला था। तो हमेशा यूरोपीय गठबंधन के माध्यम से वॉर करता था, अकेले किसी को हरा नहीं पाता था। तो गठबंधन करना, गठबंधन से वॉर शुरू हो गया। नेपोलियन की जो सफलता मिली है, ऐसी सफलता मिली है 1805 में उसने आफ्टर लड़ाई में ऑस्ट्रिया को हरा दिया गठबंधन, 1806 में जेना की लड़ाई में रशिया को हराया, 1807 में फ्रीलैंड की लड़ाई में रूस को हराया।
और उसको हराने का उसके बाद टिल्सिट की संधि 1807 में टिल्सिट की संधि में नेपोलियन की शक्ति और प्रतिष्ठा आकाश पर थी, लेकिन वो देखोगे अधिकांश देश पर पर तुम गौर करोगे अधिकांश देश को नेपोलियन जीत चुका। उसमें कुछ देश के अधीनस्थ थे, कुछ के डायरेक्ट नियंत्रण में थे, लेकिन पराजित तो सबको कर चुके। और उस पर रूस को ऑस्ट्रिया का सामने देश के रूप में स्टार्ट किया टिल्सिट की संधि में। तो टिल्सिट की संधि के बाद ही नेपोलियन एक तरह से यूरोप का नया रोमन सम्राट बन गया। रोमन साम्राज्य के सबसे बड़ा साम्राज्य नेपोलियन ने बना लिया और अपने पूरे खानदान को यूरोप में जहां तहां स्थापित कर दिया। उसका एक भाई था जेरोम बोनापार्ट, उसको वेस्टफेलिया का शासक बना दिया। लुई बोनापार्ट को उसने स्पेन का जोसेफ बोनापार्ट से बना, लुई बोनापार्ट को हॉलैंड का शासक बना दिया, जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का शासक बना दिया। इस प्रकार से सभी को उसने कोई ना कोई शासक बना दिया और एक उसकी शक्ति अपने आसमान को छूने लगी। देखो गौर करो, एक नाव में बैठ के मैं लड़का था, एक नाव में बैठ के नेपोलियन और जान अलेक्जेंडर प्रथम, जो उसका शासक बना था, जान अलेक्जेंडर प्रथम, इन दोनों ने मिलकर एक नाव पर बैठ के संधि की थी। और इस संधि में याद रखना, संधि को मत भूलना, टिल्सिट की संधि नाम है 1807 का। ये संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुम सभी हमारे पर ध्यान देना। ये संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक संधि रूस के स्टालिन और जर्मनी के हिटलर इसी तरह जैसे लगेगा नेपोलियन और जान अलेक्जेंडर प्रथम के हिटलर, ये संधि कुछ समय इतिहास पर टूटा तो रूस नेपोलियन के हार का भी कारण बना है और वही सोवियत रूस हिटलर के हार बनता जैसे तक संधि। उसके बाद नेपोलियन को लगा कि अब एकमात्र ब्रिटेन बच गया, अब ब्रिटेन कहां जाएगा, उसको घेरता। उसने 1806-7 में महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी। महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उसने क्या किया कि अपने बर्लिन में उसने घोषणा की, उसकी बर्लिन घोषणा पत्र यह कहता है कि यूरोप में कोई भी जहाज होगा, वह जहाज ब्रिटेन का कोई भी जहाज फ्रांस या फ्रांस के किसी मित्र देश के बंदरगाह पर लंदन नहीं जा सकता। मतलब उसने चाहा ब्रिटेन के व्यापार को ठप करा दे और उसके पीछे छिपा हुआ मकसद यह था कि जहां जहां ब्रिटेन का बाजार समाप्त होगा वहां फ्रांस अपना बाजार कायम करेगा। तो एक तीर से दो निशाने होंगे, एक तरफ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चौपट होगी, एक तरफ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चौपट होगी, ब्रिटेन बनियों का देश घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा और फ्रांस की अर्थव्यवस्था का विस्तार होता जाएगा। मिलान घोषणा में उसने इस बात की पुष्टि की और उधर ब्रिटेन ने भी इसमें प्रतिक्रिया दिखाई और प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहा कि हम अगर कोई सभी यूरोपीय देशों के लिए आवश्यक है जो ब्रिटिश बंदरगाह पर अवश्य आए तभी हम उनके साथ व्यापारिक संबंध रख पाएंगे। लेकिन नेपोलियन का दबदबा था और टाइम तो ब्रिटेन का बाइकआउट हुआ, लेकिन ब्रिटेन का जो औद्योगिक बेस था वो बहुत मजबूत था, उसका प्रोडक्शन बेस काफी मजबूत था, तो पूरे यूरोप को सप्लाई करता था। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा निर्यातक ही नहीं था, सबसे बड़ा आयातक भी था। इस बात को फ्रांस महसूस नहीं कर सका नेपोलियन। दूसरी बात है कि नेपोलियन के पास वैसी कोई नौसेना नहीं थी जिसको निरीक्षण कर पाता कि ब्रिटेन का कोई जहाज किसी बंदरगाह पर आ रहा है। और ब्रिटेन ने चालाकी की, चुपके स्मगलिंग के माध्यम से अपने मार्केट जो सेंटर था वहां से उसने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया और जहां अपना सामान पहुंचाता रहा और लोग चुपके उसका सामान खरीदते रहे, सामान नहीं हो क्योंकि ऐसे में काला बाजारी होती है तो कॉस्टली सामान मिलता है, तो कॉमन पीपल होते हैं स्कार्सिटी बर्दाश्त नहीं करते हैं, जनता में असंतोष होना शुरू होता है। नेपोलियन के आगे इसमें असंतोष होना शुरू हो गया। अंत में पहले सबसे पहले स्पेन ने विद्रोह किया। अब स्पेन ने विद्रोह किया और नेपोलियन की सेना उस विद्रोह को दबाने गई तो उस विद्रोह में वो हार गई। इधर रूस का शासक जो जान अलेक्जेंडर प्रथम था उसने कहा महाद्वीपीय व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं, अलग हो रहे हैं टिल्सिट की संधि। उस समय तक नेपोलियन इतना घमंडी हो चुका था, इतना अहंकारी हो चुका था कि उसको लगा कि हम दबा देंगे इसे, तो तुरंत अपनी एक सेना सजाकर वो चल दिया रूस में मास्को अभियान। अब बताइए 20 मास्को अभियान में 6 लाख सैनिक निकल गया और उसका जो शासक था उसने ऐसा उसको फंसाया जैसे चूहे दानी में चूहे को फंसाया जाता है। वो पीछे हटता गया, जो भी फसल है नष्ट करता गया, तालाब में जहाज डालता गया, है ना, ताकि शत्रु की सेना को उठा जबरदस्त ठंड थी, साइबेरिया की, फंस गया। पूरी तरह से लगभग सारी सेनाएं नष्ट हो उसी मतलब 10-20 हजार सैनिक लेकर लौटा है और वॉर का कोई निर्णय नहीं। स्क्वाड ड्राफ्ट पॉलिसी उसको करते जो उसने अपनाई थी। नेपोलियन इस वॉर में लड़ने क्या था, खुला युद्ध में लगा था, इस तरह का चालाकी और स्क्वाड ड्राफ्ट वाली टैक्टिक्स को जानता नहीं था। वापस आया, किसी क्रिटिक ने कहा कि यूरोप के दो छोरों पर दो महाशक्ति है, एक रूस और दूसरा ब्रिटेन था। अगर कोई किसी शक्ति यूरोप पर अपना दबदबा बनाना चाहता है उसको दोनों में से किसी एक शक्ति का सहयोग अवश्य है। नेपोलियन ने दोनों के साथ एक साथ शत्रुता की और पूरे जो रूस के इतने विनाशक अभियान पर चला गया, जबकि पश्चिम अभी ब्रिटेन अभी अभिजित था। यही गलती हिटलर ने 130 वर्षों के बाद तो नहीं। और जिस समय उसकी सेना वापस आई, पहले से ही स्वागत के लिए बैठा हुआ था, ब्रिटेन का गठबंधन बना के चौथा गठबंधन आई और लिथनिक के बैठक में नेपोलियन 1813 में पहली बार हार। अब क्या होगा, आपका विलंब हो गया, अब देखते हैं कल। नेपोलियन पर कुछ कहा फ्रांस की क्रांति का टाइम लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ भी अगर आप लोग देख तो मैं देता हूं कि आगे अगर आप देख लो तो सबको देना तो कोई थैंक यू। आप लोग भी जो ऑनलाइन वाले हो भी आप लोग प्लीज को फॉलो करते रहेगा। अगर कोई एलसीआर पढ़ना चाहे तो इसके पास समय बचता है कभी, वैसे नहीं